खुश आमदीद प्यारे बच्चों, हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल लेक्चर फॉर क्लास 12th English Maharashtra Board February 2023 examinations. This one video is a special one. I say special because we have given you send off, okay, and this one is after send off. Officially this one is my last lecture, so let's begin it. ये जो हमारी वीडियो है या जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की जो 12th इंग्लिश है, ठीक है। 12th नहीं बोलना है, साल भर बोला हूँ मैंने, 12th बोलना है। उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। दो बेनिफिट्स हैं हमारी इस क्लास के, दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो बच्चे रेगुलर हैं, जिन्होंने साल भर पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट परसेंटेज इससे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उनका कोई इशू नहीं, उनका कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग 60 मार्क्स का लिखने वाले हो तो 70 का लिखोगे, 70 का लिखने वाले थे तो 80 का लिखोगे इस क्लास के बाद में। और जो बच्चे इरेगुलर हैं, किसी भी वजह से क्लास नहीं आ सके, ट्यूशन नहीं कर सके, या मान लो आप लोग आए लेकिन पढ़ाई नहीं कर सके, ठीक है, तब भी इस क्लास के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एटलीस्ट एग्जाम्स तो पास कर लोगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे सुनने में क्या आ रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड इनकी ओर से लेटर्स क्या आ रहे हैं कि एग्जाम्स स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। मैं यहाँ डराना नहीं चाहता तुम लोगों को, लेकिन जो रियलिटी है सो है, ठीक है। तो इतना आप लोग इस लेक्चर में सीख जाओगे कि अपने बलबूते पर सेल्फ कॉन्फिडेंस से 12th इंग्लिश के एग्जाम्स को पास कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने आप से एक बात कहनी है, आई कैन डू इट। क्या बोलना है? आई कैन डू इट। यू आर स्पेशल, एवरीवन ऑफ अस इज स्पेशल। हम में से हर एक यूनिक है, स्पेशल है। हम जैसा कोई और इस गांव में, इस शहर में, इस दुनिया में नहीं है। जो रोल हम प्ले करते हैं वो कोई और प्ले नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखना है कि मैं स्पेशल हूँ, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो एग्जाम्स हैं ये हमारी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं करते हम कौन है, तो ठीक है। दुनिया के जो माहिर तरीन लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, सबसे मशहूर लोग हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्री वाले नहीं हैं। ये लोग वो थे जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो एक सिंगल एग्जाम या 12वीं इंग्लिश का पेपर आपकी जिंदगी का मदार नहीं है, ठीक है। तो इसको जरूरत से ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, बहरहाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो आपका सिलेबस 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। देयर आर 2 पार्ट्स। 20 मार्क्स के लिए आपके ओरल एग्जाम्स हो चुके हैं, बराबर है। और आप जिस भी क्लास से हो, मेरा मतलब फैकल्टी से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या जो भी है, जिस भी कॉलेज से हो, इतना आप लोग गारंटी रखो, श्योरिटी रखो कि आपको 20 में से लगभग 20 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। कोई टीचर्स, कोई कॉलेजेस ऐसे नहीं करते कि आपको 20 में से 2 मार्क्स देंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं करते। तो एक पॉजिटिव बात से, एक अच्छी बात से हम लोग लेक्चर की स्टार्ट करते हैं कि 100 में से तुमको 80 मार्क्स का पेपर छुड़ाना है, 80 मार्क्स लेने हैं। क्योंकि ऑलरेडी 20 मार्क्स जो है वो कहाँ है? आपकी पॉकेट में, आपकी मुट्ठी में, ठीक है। हर वो बंदा या हर वो बंदी जो यहाँ पर बैठे हैं, तो वो 100 में से 20 नंबर ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब कितने लेना है? 80 मार्क का पेपर हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जब आप लोग जाओ तो आपको जो क्वेश्चन शीट मिलेगी तो वो 80 मार्क्स के लिए होगी। कितने मार्क्स के लिए? 80 मार्क्स के लिए। एक और अच्छी बात यह है, प्लस पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो सर्क्यूलर आया है तो उसमें उन लोगों ने आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है। पहले आपको 180 मिनट मिलने थे, अब 190 मिनट्स मिलेंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिए उन्होंने? क्वेश्चन पेपर पढ़ने, ठीक है। कि पहले 10 मिनट में आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख लो कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में मेनली आप लोगों ने बस ये देख लेना है कि क्लास 12th इंग्लिश का ये पेपर है। इसका कोई पेज कटा हुआ तो नहीं है, मिस प्रिंट तो नहीं है, हटा हुआ तो नहीं है। कभी कभार क्या होता है, एक आध पेपर पे कोई इशू आता है, तो जब आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन शीट और आंसर शीट मिल जाए तो एक बार चेक कर लेना कि अच्छे हैं क्या। कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, आंसर शीट की जो सिलाई होती है तो वो थोड़ी खुली हुई होती है। उसमें क्या होता है, आप लोग लिखते हो ना तो शीट्स सेपरेट होती हैं, तो थोड़ा सा वो 2 मिनट में चेक कर लेना, ओके। अब मान लो ये एग्जाम हॉल है, आप लोग अंदर आ गए, आप लोग बैठ गए, आपके पास 190 मिनट्स है, 190 मिनट्स है आपके पास अपने आप को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आर्ट्स वाले जो हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर यही होने वाला है ना।
सबसे अहम पेपर यही है। अगर आप लोग, आपके पास टेक्स्ट बुक है और उसकी इंडेक्स चेक करते हैं, कंटेंट्स कि हमारी किताब में क्या क्या सबक है, तो आपकी किताब 4 हिस्सों में बांटी हुई है। कितने हिस्सों में बांटी हुई है? 4 हिस्सों में। सबसे पहले आपको लेसन्स दिए हुए हैं, 8 लेसन्स हैं। कितने लेसन्स हैं? 8 हैं। उसके बाद पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स आप लोगों को दी हुई है बराबर। उसके बाद राइटिंग स्किल्स है, यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें लिखना होती है। और उसके बाद लास्ट का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो मैं आगे बताता हूँ। अब क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखो तो जो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो वो सीन पैसेज पर होगा। ठीक है, सीन पैसेज किसे कहोगे? सीन मतलब आपने उसको देखे हैं, है ना? क्यों देखे हैं? क्योंकि आपकी किताब से आएगा वो। लेसन नंबर 1 से हो सकता है, लेसन नंबर 2 से, 5 से हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा सीन पैसेज, ये 16 मार्क्स कैरी करता है। कितने मार्क्स के लिए? 16 मार्क्स के लिए है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहली मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि पैसेज को सबसे पहले पढ़ना है। आप लोगों ने क्या करना है? पैसेज को सबसे पहले पढ़ना है। अब मैं जब इन्विजिलेशन करता हूँ, इन्विजिलेशन क्या होता है? एक क्लास है, उसमें बच्चे एग्जाम दे रहे और एक टीचर नहीं घूमता रहता है, तो वो इन्विजिलेटर होता है। तो मैं जब इन्विजिलेशन करता हूँ तो मैंने कुछ बच्चों को देखा हूँ, स्टूडेंट्स को देखा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, उनको आंसर शीट मिल गई, पैसेज नहीं पढ़ते हो, उसको पलटाते हैं और क्वेश्चंस पर आते हैं, सवाल नंबर 1 क्या है, और फिर जाकर के पैसेज पढ़ते हैं, उसका आंसर ढूंढते हैं। ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? अगर आपने क्वेश्चन पढ़े तो आपको आंसर पैसेज उस टाइम तक पढ़ना है जब तक कि आपको आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, मान लो आपको आंसर मिला 10वीं लाइन में, फिर आते क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पे जाते, उसका आंसर मिलता है 15वीं लाइन में, फिर आते हैं क्वेश्चन पर, फिर पैसेज पे जाते। तो 10 क्वेश्चन है तो कितने बार पैसेज पे जाना पड़ेगा? 10 बार। तो गलत तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर पढ़ाओ, पैसेज पढ़ाओ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, शुरुआत में आप लोगों ने पैसेज पढ़ लेना है। 2 बातें होंगी, एक तो आपको क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे क्या है, या आपको यह पता चल जाएगा कि आंसर किस हिस्से में है, पैसेज के शुरू में है, मिडल में है, आखिरी में है। तो हमको क्या करना है, पहले आंसर शीट जब मिल गई तो हमको पहले पैसेज पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस पर नहीं जाना है। याद रहेगा सबको? तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो 16 मार्क्स कैरी करता है, अब यहाँ पर मार्क्स भी 2 दिए हुए हैं, एक जगह 16 है और एक जगह 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को 16 मार्क्स है। कितने? 16। और जो 1 का ए है उसको 12 है, और जो 1 का बी है उसको 4 है। समझ में आया? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर जी ये 12 मार्क्स हैं या 16 है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब मान लो तुमने पैसेज पढ़ने की शुरुआत कर दी है, शुरू से आखिरी तक तुमने पैसेज पढ़े, तो दिल छोटा नहीं करना कि सर इसमें से ज्यादा समझा नहीं, ज्यादा मुझे भी नहीं समझता। ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं, जोक नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश पूरी मुझे भी नहीं आती, ठीक है, तुमको भी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। शेक्सपियर जो है उनको भी नहीं आती थी। सही बोल रहा हूँ मैं? तो दिल छोटा नहीं करना कि सर हमको पैसेज नहीं समझ में आया। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमको पैसेज 100% समझ में आ जाए, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि पैसेज तुमको 100% समझ में ना आए। इन बिटवीन रहते हैं हम लोग, बीच में थोड़ा बहुत समझता है, थोड़ा बहुत हमको नहीं समझता है। तो दिल छोटा नहीं करना कि हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं, जैसे मैं इन्विजिलेशन कर रहा हूँ, सर बोलते हैं कि, बच्चे बोलते हैं सर इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग पैसेज का आंसर कैसे लिखेंगे, इसमें के वर्ड्स हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे। तो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी नहीं है। मान लो एक जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे, एनक्रोचमेंट इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। एनक्रोचमेंट भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? एनक्रोचमेंट। और कहाँ पर प्रॉब्लम है? भारत में। अब तुम पहले ही दिल छोटा कर दिए, हिम्मत हार दिए कि सर जी हमको एनक्रोचमेंट का मतलब ही नहीं मालूम, हम नहीं कर सकते। तो वैसे नहीं चलेगा, तुम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये हो सकता है, वेयर इज एनक्रोचमेंट अ प्रॉब्लम। एनक्रोचमेंट कहाँ पर प्रॉब्लम है? कहाँ पर है प्रॉब्लम? इंडिया में। मिल गया आंसर। अभी भी हमको मालूम नहीं कि एनक्रोचमेंट का मीनिंग क्या है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं रहता कि आपको वर्ड का मीनिंग पता हो। कभी कभार क्या होता है, हम एक लाइन पढ़ते, उसमें का बीच का वर्ड हमको मालूम नहीं रहता, लेकिन उसके जो आजू बाजू के वर्ड्स रहते हैं उससे हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इस जुमले का मतलब क्या होगा। ठीक है, एक दूसरी हिंट ये है, अगर आंसर ना मिले एग्जाम्स में
तो क्या करना, क्वेश्चन के जो 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बड़े वाले, तो पैसेज में वैसे वर्ड्स जहाँ दिख रहे हैं वो 2-3 लाइन्स लिख देना। समझ में आया? उसके आसपास ही आंसर होता है। 90% तो ये होता है कि क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं पैसेज में, वो वर्ड्स जहाँ पर है आंसर आपका वहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसके बाद तुम पैसेज पढ़ो और उसके अगर तुम लोगों को कोई मुश्किल वर्ड्स दिखे तो घबराएंगे, डरेंगे? उससे डरना नहीं है, किससे भी डरना नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर एग्जामिनर्स लोग थोड़ा सा आपके माइंड के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। आपके जो 16 मार्क्स हैं, तो ऐसे कभी नहीं होगा कि तुमको एक सवाल दे देंगे 16 नंबर के लिए और तुमने लिख लिए। नहीं, उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर जो मार्क्स हैं उसको डिवाइड किए हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वो क्वेश्चन में भी फिर चीज़ें आती है, जैसे ये टेबल में 2 चीज़ें लिखना है ना, तो एक एक मार्क पे चीज़ें डिवाइड हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 2 मार्क के लिए 4 चीज़ें लिखना है तुमको। कितने सर्कल्स हैं यहाँ पर? 4। यानी एक सर्कल में आप मालूमात लिखोगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे? तो कुछ बच्चों को मैंने देखा हूँ वो यहाँ पर उलझ के रह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो कि सर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। अरे बाबा छोड़ो उसको, आधे नंबर का है वो। तुम्हारे सामने एक पूरा समंदर है, 80 मार्क्स है, उसको तुमको हासिल करना है, उसको लिखना है। आधे नंबर में तुम कितना टाइम देंगे, कितना दे सकते? मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ तुमको। तुम लोग एक शादी में गए, अच्छी पॉश शादी है, ठीक है। अब जो वेलकम था वहाँ से तुम अंदर आ गए, खाने के लिए बफे सिस्टम है, अपनी प्लेट उठाना है, अपने हाथ से लेना और खाना है। तो पहली चीज़ दिखी तुमको वेज बिरयानी। क्या दिखी? तुमने ले लिए 4, 5, 6, 7, 8 चम्मच ले लिए तुमने और अच्छा खा लिए। तुम 5 कदम आगे बढ़े और तुमको चिकन दिखा वहाँ पर, रोस्टेड चिकन, ठीक है, वो भी तुम्हारा पसंदीदा है, तुमने 3 पीस लेके खा लिए। थोड़ा आगे गए तुम और तुमको स्वीट राइस मिल गया वहाँ पे, तुमने वो भी 2-3 प्लेट मार दी, ठीक है। तुम आगे जाते और वहाँ तुमको जामुन दिखे, वहाँ तुमको केबाब्स दिखे, तुम खा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा कोटा भर गया, ठीक है। सेम चीज़ हमारे क्वेश्चन पेपर लागू होती। सवाल नंबर 1 को, सवाल नंबर 2 को और सवाल नंबर 3 को अगर तुम ज़्यादा टाइम दोगे तो आखिरी के जो क्वेश्चन है इनके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, कोटा भर जाएगा तुम्हारा। समझ रहे तुम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा, मगर जो इन्विजिलेटर रहेगा 1 सेकंड भी तुम्हारे पास आंसर शीट नहीं रहने देगा। वो 1 सेकंड ऐसा छीनेगा हाथ में से तुम्हारे आंसर शीट। वो अगर मैं रहा तो मैं भी, हमारे सर रहे तो वो भी, ठीक है। वहां पर तुम ये नहीं बोल सकते कि यार अपन एक गली गए और तुम ऐसा चलता गए, ऐसे नहीं बोल सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपकी क्वेश्चन शीट का लास्ट का सेक्शन है, मैं बताता हूं आप लोगों को। अब ये सवाल 2 नंबर के लिए और एग्जामिनर्स चाहते हैं आप इसमें 4 चीजें लिखो। कितनी चीजें? 4। तो एक चीज आधे नंबर के लिए है, तुम यहीं पर उलझ के रह गए। आगे एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और उसके 4 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स है? ये करने के लिए टाइम रहेगा क्या? नहीं। तो आपके जो 190 मिनट्स हैं, 3 घंटे 10 मिनट है आपके पास में, तो 190 मिनट्स को ऐसे डिवाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप कितनी देर में करोगे, इस पे ध्यान देना है। फिर आते हैं हम लोग एग्जाम्स में आए, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर पेपर मिला, आपने क्वेश्चन पेपर उठाए, उसका पैसेज पढ़े आप, उसके बाद क्वेश्चंस पे गए और आंसर्स लिख रहे। अब आधे नंबर का सवाल आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यार आधा नंबर, यार आधा नंबर। तो अपनी आंसर शीट लेना, क्या लेना, और उसके आखिरी पेज के ऊपर लिखना रफ वर्क। अगर एक बार आप ऊपर लिख दोगे रफ वर्क तो एग्जामिनर्स लोग उसको चेक नहीं करते, वो समझ जाते कि ये बंदे ने इसका कुछ तो भी काम किया। जैसे मैथ्स के पेपर में आप करते 2 + 2 = 4 है ना, और वहां पर वो क्वेश्चन का नंबर लिख लेना ताकि आपको याद रहे मैंने इसको छोड़ दिया, और अपने आप को समझाना कि भैया मैं ये आधे नंबर का बाद में कर दूंगा। फिर आगे भी एक आध जगह ऐसा होता है कि आधे नंबर का सवाल छूट रहा, तो वहां अटक मत जाना, रुक मत जाना। वहां पे टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है एग्जाम्स में। एक बार टाइम हो गया तो सब हो गया। तो जो आधे नंबर का सवाल आप कर नहीं पाए वो भी आखिरी में लिख देना। जब आपका पूरा पेपर हो जाता है और आपके पास टाइम बचता है तो फिर आधे नंबर पर आना, तब आपको इत्मीनान रहेगा कि मैंने 3 मार्क वाला क्वेश्चन कर लिया, मैंने 4 मार्क वाला भी कर लिया, मैंने 18 मार्क वाला भी कर लिया, अब मैं फ्री हूं तो मैं आधे नंबर को देख सकता हूं। लेकिन आधे नंबर का क्वेश्चन इस कीमत पर कभी भी अटेम्प्ट मत करना कि आपके 8 नंबर के 2 सवाल रह गए, ठीक है। क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस उनके मार्क्स के हिसाब से रहती और मार्क्स की इंपॉर्टेंस टाइम के हिसाब से रहती, ठीक है। हर चीज बटी हुई है, 190 मिनट का खेल है, उसमें आपको सब करना है।
वापिस आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में, आप पैसेज पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को ग्रामर नहीं आता, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा ग्रामर का, ठीक है, तो सीधे सीधे उसको स्किप कर देना, छोड़ देना। अब इतना टाइम नहीं है, कुछ घंटे बचे हैं पेपर के लिए कि आप लोग ग्रामर सीखो, तो उसको छोड़ देना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं डालना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो शुरू कैसे होते हैं क्वेश्चंस। इंग्लिश के इस पेपर की सबसे स्पेशल बात बताता मैं आपको, इस पूरे पेपर में 80 मार्क्स के पेपर में एक भी सवाल व्हाट से शुरू नहीं होता है ना। हम लोग जब अपने दोस्तों से किसी से बात करते तो व्हाट से कितने सारे सवाल आते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर एड्रेस। इसमें व्हेन से कोई भी सवाल नहीं है, व्हिच से कोई भी सवाल नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट होता है इसमें नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने उसको कट कर दिया सिरे से कि WH जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है भैया, बस बहुत हो गया तुम्हारा आना, ठीक है। 80 मार्क्स की अगर आप लोग क्वेश्चन शीट करोगे तो WH वर्ड एक भी नहीं है इसमें, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मच, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। उसकी जगह पर आप लोगों को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको ऐसी एक्टिविटी करना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की आप समझो ये चीजें कर रहे हैं, इनके आंसर्स ढूंढ के आप लोग लिख रहे हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग। हाँ, तो मैं बोल रहा था अगले वाला क्वेश्चन आपको है, मान लो ग्रामर का, 1 मार्क के लिए ग्रामर का एक क्वेश्चन है कि ये सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दो। अब तुमको करना नहीं आता तो वहां पे उलझना मत, उसको सीधे सीधे छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वो सीखने का भी हमारे पास टाइम नहीं रहा, तुम्हारा पेपर शुरू होने कुछ घंटे बाकी है। अब अगर तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठे तो वो सीखने के लिए 3 दिन लगेंगे, टेंसेस सीखने के लिए 12 दिन लगेंगे, एक दिन में एक टेंस सीखे तो एक्टिव पैसिव सीखने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। तो अब ये मत सोचो कि मैं पूरा ग्रामर पढ़ लूंगा, हमको ऐसी कोई भी चीज नहीं रखनी है हमारे सामने, ऐसा कोई भी टारगेट नहीं रखना है जो इम्पॉसिबल हो, हम हासिल नहीं कर सकते उसको, ठीक है। टारगेट ऐसा रखो जिसको आप अचीव कर सकते, हासिल कर सकते। तो अगर कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देना है कि जाओ तुम्हारा हमारा नहीं जमता, ऐसा बोल करके छोड़ देना है। अगली चीज है आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसकी इंस्ट्रक्शन काफी मायने रखती, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देके बताता, एग्जाम्स में आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या आएगा आंसर? ये गलत जवाब है, इसके ऊपर मार्क कट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख करके देता हूँ तुमको कि अगर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और तुमने लिखे डेली, तो यहाँ पे एग्जामिनर्स आपका मार्क कट कर देंगे और आप उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह पूछो क्या है, तो उसकी वजह हमारी क्वेश्चन शीट है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने लिख रखा है 1 वर्ड आंसर विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट। एक लफ्ज में अगर तुमने नंबर लिखे, आंसर लिखे, तो एग्जामिनर क्या करेगा, लाल पेन से कट करेगा उसको। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, समझ में आया तुम्हारे? महाराष्ट्र बोर्ड अपने एग्जामिनर्स को बोल रहे हैं, जबानी नहीं बोल रहे, लिख कर दे रहे हैं वो, कि अगर एक वर्ड में बच्चा आंसर लिखता है भारत की राजधानी क्या है और तुमने दिल्ली लिखे तो खींच लाइन। 1 word answer will not be given complete credit, just the correct activity number in case of options will not be given credit। या एक दूसरी गलती करते हैं बच्चे, एक सवाल है MCQ जिसे कहते हो आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें लिखा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब वहां पर लिखा है A दिल्ली, B बॉम्बे जो मुंबई हो गया, C नागपुर और D औरंगाबाद। अब आपने गड़बड़ में A लिख दिए, A फॉर एप्पल लिख दिया आपने, और आपने सोचा ये सही है, वहां पर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। इंडिया की राजधानी A नहीं है, समझ में आया तुम्हारे? तो तुमको क्या लिखना है, वहां पर लिखना है पेन से अपने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नंबर लिख देते हैं, जैसे बोले उनको कि भाई A सही जवाब है तो वो A लिख देते हैं। A से कुछ समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान की राजधानी A कब बनी मालूम है तुमको? तो ध्यान में ये रखना है कि जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है अपनी आंसर शीट के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वही है। अच्छा, तुम बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने क्वेश्चन पेपर की हिदायत को पढ़े हैं, पूरा समझे हैं उसको? एग्जाम शुरू हुए, आपको क्वेश्चन पेपर मिला और ये जो लिखी हुई चीजें हैं ये समझ के पूरी पढ़े हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? बच्चों का उधर ध्यान नहीं जाता। तो तुमको अगर ये समझना है इसका मतलब क्या है
तो वीडियो है अपने चैनल पर, उसको देख के तुम लोग सीख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस में क्या बोला हुआ है। काफ़ी अहम चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो वन वर्ड में आंसर लिखेंगे क्या? नहीं। ऑप्शन का सिर्फ नंबर लिखेंगे क्या? ABCD? नहीं, उसके आगे हमको हिदायत बोल रहा हूँ मैं, फुल आंसर हम लोगों को लिखना है। अगली एक चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर लिखा है एक क्वेश्चन, टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और यहाँ पर एक एक्टिविटी बनी हुई है, दिख रहा तुमको? एक फिगर बना हुआ है। अब तुमने एग्जाम्स में लिखे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए रीडिंग ज़रूरी है, राइटिंग ज़रूरी है, स्पीकिंग ज़रूरी है और लिसनिंग ज़रूरी है, 4 चीज़ें। तो वहाँ तुम्हारे नंबर कटेंगे। तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन जवाब देने का जो तरीका है वो गलत है। समझ रहे तुम लोग? कभी कभी हम क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, हम कहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, हम किसे बोल रहे हैं ये मैटर करता। मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुनाता बोर्ड की। आपके क्वेश्चन पेपर की दूसरी इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग पढ़ते नहीं हो, वेब डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एटसेट्रा आर टू बी प्रेजेंटेड एज दे आर विद आंसर्स। तो अगर आप सही जवाब लिखो लेकिन ये एक्टिविटी ना बनाओ तो आपके नंबर्स कटेंगे। समझ में आया? वही सवाल है, इंग्लिश सीखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, और आपने थोड़ा सा ऐसा कुछ तो भी एक्टिविटी बनाए और वो डिब्बों में लिखे, आपने बॉक्सेस में लिखे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो वहाँ पर एग्जामिनर्स आपके मार्क कट नहीं कर सकते, आधा मार्क भी आपका कट नहीं कर सकते। लेकिन आप इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं करते तो फिर उनको चैलेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड उनको बोल रहा है कि बच्चों के मार्क्स काटने हैं। तो जिस भी सवाल में एक्टिविटी बनाने के लिए बोला जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? एक्टिविटी बनाना है आपको, याद रहेगा। एक्टिविटी किसे कहते हैं? ये देखो, ये छोटा सा फिगर दिख रहा है ऐसा, जो क्लास में मैं साल भर बोर्ड पे बनाता था, रेक्टेंगल्स बनाने हैं आपने। ये समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग। कुछ स्टूडेंट्स, जब मैं इन्विजिलेशन करता हूं तो देखता हूं वो पेन का अपने साथ पैकेट लेके आते हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी पेन्स आ रही हैं मार्केट में, तो उसमें एक स्पार्कल पेन रहती है, थोड़ा लिखने के बाद चमकती है, बराबर है। कुछ लोग उससे लिखते हैं, कुछ लोग ग्रीन पेन से लिखते हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं वहां पर पर्पल पेन से, कुछ लिख रहे हैं ऑरेंज से। क्या चल रहा है? ऐसा कोई भी कलर जो बोर्ड अलाउ नहीं करता, अगर वो पेन से तुमने आंसर शीट लिखे तो तुम्हारी आंसर शीट कैंसिल हो सकती। तुम्हारी जो क्वेश्चन शीट है, क्वेश्चन जो पेपर है, उसकी एक हिदायत पढ़ता मैं तुम्हारे सामने। In point 2 above, just words without the presentation of the activity, format or design will not be given credit. Use of color pencils or pens etc. is not allowed. किसी भी तरह की कलर पेन है आपके पास में, कलर पेंसिल है, तो उसकी इजाजत नहीं है आपको, ठीक है। इस बात को ऐसे समझो, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, तुमने बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन लिखा 4 मार्क का, ठीक है, तो एग्जामिनर को पूरी अथॉरिटी है कि वो उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि आपकी पेन सही कलर की नहीं थी। तो फिर सही कलर की पेन कौन सी है? ब्लू और ब्लैक। फिर एक बार पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, ओनली ब्लू और ब्लैक पेन्स आर अलाउड। कौन सी 2 पेन्स की बोर्ड ने इजाजत दे रखी है? ब्लू और ब्लैक, इससे ही लिखना है, रेड से भी नहीं लिखोगे। रेड पेन किसके लिए? एग्जामिनर्स के लिए। रेड पेन किसके लिए? एग्जामिनर के लिए। तो हमको हमारे एग्जाम्स में 2 पेन ले जाने हैं, या तो ब्लू ले जाना है या ब्लैक ले जाना है। 2 ब्लू ले लो, 2 ब्लैक ले लो, लेकिन ब्लू और ब्लैक ही कलर चलेगा। अगर आप लोग ग्रीन पेन से आंसर शीट लिखते हो और वो कैंसिल होती है तो तुम चैलेंज नहीं कर सकते बोर्ड को कि भैया ऐसा कैसा, मैं तो ऐसा है, मेरा गुस्सा बुरा है, ऐसा नहीं बोल सकते तुम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली ब्लू और ब्लैक पेन्स आर अलाउड। तुम्हारी क्वेश्चन पेपर की फ्रंट शीट पर महाराष्ट्र बोर्ड ने खुद लिख कर दिया है। ये पॉइंट समझ में आया? अगला टॉपिक है ओवर स्मार्ट बनने का। अब ओवर स्मार्ट कैसे बच्चे बनते हैं एग्जाम्स में, फिर एक बार बताता हूँ। इन्विजिलेशन कर रहा था मैं, एक बच्चे ने आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 3 उसका बी और बी का 2, क्वेश्चन नंबर 3 उसका बी और बी का 2। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था MCQ का, 4 चीजों में से कौन सी सही है बताओ? A सही है, B सही है, C सही है या D सही है? उस अल्लाह के बंदे ने क्या किया, आंसर करके ABCD चारों लिख दिया। बोले सर अब एग्जामिनर क्या करेंगे, अब तो उनको मार्क देना ही है। बोले ठीक है, तुमको क्या लगा बच्चा होशियार है, बोर्ड से आगे निकल गया, एग्जामिनर से आगे निकल गया। थोड़ा हमको लगता है कि यार क्या आइडिया है इसके पास में, इसने ABCD चारों लिख दिया, कोई तो सही होगा। फिर मैं आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ। आप लोग पढ़ते नहीं इसलिए मुझे पढ़ के सुनाना है।
मल्टीपल आंसर्स टू द सेम एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। अगर एक चीज का एक से ज्यादा आप आंसर लिखते हो तो यह गलत माना जाएगा एंड विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। और वहाँ एग्जामिनर को इख्तियार है कि वो आपका क्वेश्चन वो कट कर दे, एक भी मार्क ना दे। अगर ABCD में से आप दो में कंफ्यूज थे, A या B है, तो आपने दो लिख दिए A और B, तो वहाँ भी एग्जामिनर को अथॉरिटी है कि वो आपका पेपर, वो आंसर कैंसिल कर देगा। क्या करना, जिस चीज़ की आपको श्योरिटी हो, गारंटी हो, वो लिख देना। खाली छोड़ने से अच्छा है वहाँ पर कुछ तो भी लिख दो। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम लोग एग्जामिनर से सोच ली, अब तुम लोग लेक्चरर हो गए और तुम लोग भी लेक्चरर हो गए। अब तुम्हारे पास एक आंसर शीट आई, उस बच्चे को पासिंग के लिए 35 मार्क्स चाहिए, 32, ठीक है, और उस बच्चे ने 32 मार्क्स का पेपर लिखा है। चेक करते हुए आए तुम, 32 मार्क्स उसके हो गए। तुम एक नरम दिल इंसान है, अच्छे इंसान है, तुम चाह रहे कि यार ये पास हो जाए बस, क्योंकि बच्चे फेल हो गए तो कुछ भी हरकत करते हैं, तुम उसको पास करना चाहते, लेकिन तुमने पेज पलटाए और आगे आंसर शीट पूरी है। तुम मार्क्स दे सकते? तुमको भी बोर्ड को जवाब देना है कि तुमने मार्क्स कहाँ से दिए, तो तुम मार्क्स नहीं दे सकते। अब तुम मजबूर हो गए उस बच्चे को फेल करने के लिए, क्योंकि कोरे पेपर पर कोई भी मार्क्स नहीं दे सकता, इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं लेगा। कम से कम रिलेटेड चीजें लिख देना आप लोगों ने। जैसे एक क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे, उसका आंसर है कि मैं क्लासेस अटेंड करूंगा। आपको आंसर मालूम नहीं, आपने दिल से लिख दिए कुछ भी कि मैं पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहूंगा, तो वहाँ एग्जामिनर्स आपको पास कर सकते हैं, कोशिश करके आपको क्या कर सकते, वो पास कर दे सकते, क्योंकि कुछ तो लिखा है आप लोगों ने, समझ रहे। आप क्या करेंगे, एक आंसर शीट पूरी है, उस पर मार्क्स देने की हिम्मत कर सकते हैं आप? अपनी नौकरी को खतरे में डालेंगे? नहीं डालेंगे। लेकिन एक आंसर शीट पर कुछ तो भी लिखा हुआ है रिलेटेड, तो आप क्या बोलेंगे, चलो हटाओ यार, बच्चा है, दे दो इसको, 3 मार्क्स दे दो, पास कर दो। तो हमेशा याद रखो कि एक कोरी आंसर शीट से एक लिखी हुई आंसर शीट अच्छी है। तो अगर तुम एग्जाम्स में खाली है तो क्या करना है, कुछ तो भी रिलेटेड वहां पर लिख देना है। तो जो लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को बोला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पर एक से ज्यादा आंसर्स नहीं लिखना है आप लोगों ने। अगर एक क्वेश्चन है, उसकी 4 ऑप्शंस है, 4 में से कोई एक जो आपको सही लगती है, करेक्ट लगती है, वो वाली लिखना है, बाकी के चक्कर में जाना है नहीं। इंस्ट्रक्शन जो थी मैंने पढ़ करके सुनाया हूँ आपको। एक कॉमन सा प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि सर इसमें तो शुरुआत कहाँ से करनी है। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन है एक्चुअली, 7 SSC में होते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है, 4 से शुरू करना है। अब इसका आंसर मैं नहीं दे सकता आपको कि भाई आप लोग आंसर यहाँ से लिखना शुरू करो। 2 चीज़ें जो इस बात को तय करती है कि आंसर लिखना कहाँ से शुरू करना है। एक तो ये कि आपको सबसे आसानी से क्या लिखना आता है, ठीक है। अगर आपके लिए सीन पैसेज अच्छा है तो वहाँ से शुरू करो, आपके लिए राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो वहाँ से शुरू करो, आपको लगता है पोइट्री आसान है तो वहाँ से शुरू करो। हर बच्चे का एक अलग अलग इसमें जवाब हो सकता है, आंसर हो सकता है। कुछ बच्चे कैसे रहते हैं, जैसे ब्लॉग राइटिंग है, लेटर तो है नहीं, या फिर समरी राइटिंग है, या फिर डायलॉग्स हैं, तो जिसने जिसकी तैयारी कर रखा है तो वो उस आंसर से शुरुआत कर सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जिस तरतीब में आंसर शीट पब्लिश हुई है उसी ऑर्डर में, उसी नंबर में, क्रम में आप लोग अपनी आंसर शीट को लिखो, आपके ऊपर है। एक छोटी सी हिंट देता हूं मैं, अगर मुझे ये पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूंगा, जिस क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा मार्क्स हों, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंग्लिश में कहावत है। अगली वाली एक चीज़ है मार्जिन को लेकर के, जिसे हम लोग हाशिया बोलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो, एग्जाम्स में मैंने कुछ बच्चों को देखा हूँ, इन्विजिलेशन के टाइम में भी और एज एन एग्जामिनर भी। ये हो गई आपकी आंसर शीट, ठीक है, इससे अच्छी रहेंगी, ये बहुत कीड़े मकोड़े राइटिंग है। अब यहाँ पर एक मार्जिन दी हुई है, एक हाशिया दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल आप लोगों को कोई मार्जिन बनाने की जरूरत है नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, राइट साइड से मार्जिन बनाते हैं। मुझे बताओ उसका मकसद क्या है। अगर ये आपका आंसर पेपर है, यहाँ पर आप लोगों को एक मार्जिन है, तो राइट साइड से क्यों बनाना। कुछ बच्चे इसके बाजू और एक बनाते हैं, उसके बाजू एक और बनाते हैं। मैं पूछा इसका मकसद क्या है भाई इतना करने का, तो वो बोले अगर कम जगह रही बीच में तो मैं बहुत सारे पेजेस लिखूंगा। आपको लगता है ज्यादा पेजेस लिखने पे नंबर मिलते, ज्यादा कंटेंट लिखने पे नंबर मिलते, तो आपने क्या करना है, ये जो एक मार्जिन है, इसके अलावा मार्जिन नहीं बनाना है, बस ये एक है और काफी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन का नंबर लिखोगे, सब क्वेश्चन लिखोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका B,
और नीचे आंसर करके लिखोगे, उसके अलावा यहाँ कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। ये जगह एग्जामिनर्स के लिए रहती, रेड पेन से वो यहाँ पर नंबर लिखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिला है, इस वाले में 2 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है और मार्जिन जबरदस्ती की छोड़नी है नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर शीट लिखना छोड़ करके वो खींच रहे हैं, वो कुछ बच्चे 2 बना रहे हैं, ये किसी 2 है, वैसे 2 बना रहे हैं बराबर गैप से उतने, क्यों? तो आंसर शीट अच्छी लगेगी। क्या रिश्ता करना है कि आंसर शीट का अच्छी लगेंगे वो, ठीक। जो मार्जिन है बस उसी पर छोड़ दो, ठीक है। अगले वाला टॉपिक है अनसीन पैसेज। अब ये एग्जाम्स में आ गया, आप क्वेश्चन पेपर भी देख लिया आपने, आंसर पेपर भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो सीन पैसेज 16 मार्क्स कैरी करता है वो भी देख लिया आपने, इंस्ट्रक्शंस भी जो थी मैंने आपको दे दिया। अब आप आए अनसीन पैसेज पर, ठीक है। अनसीन यानी उसे आपने देखे नहीं, आपकी किताब से नहीं आया हो। बोर्ड इसको क्या बोलता है? नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस। टेक्स्ट बुक यानी आपकी किताब, टेक्सचुअल आपकी किताब का, नॉन टेक्सचुअल जो किताब से बाहर आया है। मुश्किल रहता है वो, मैं यहाँ तुमको कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, धोखा नहीं देना चाहता कि यार ये बहुत इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, लेकिन इतना याद रखो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, तुम कर सकते हो उसको। तो तुम अनसीन पैसेज पर आ गए। अब अनसीन पैसेज जो है वो 18 मार्क्स के लिए है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि सीन वाला हिस्सा बोर्ड ने 16 मार्क्स के दे दिया और अनसीन 18 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले तो वर्ड्स से डरना नहीं है कि सर ये नए वर्ड्स है मुझे आ नहीं रहे। वर्ड्स का मीनिंग अगर ना भी मालूम हो तो हमको मालूम है कि हम लोग इसके आंसर्स लिख सकते हैं। सेम जो हमारी पॉलिसी थी, पहले पैसेज पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस पर आना है हम लोगों को अनसीन में भी, ठीक है। क्या करेंगे, एग्जाम्स में आपको आंसर शीट मिल गई, अनसीन पैसेज निकाले आपने, तो पहले क्या पढ़ेंगे? पैसेज पढ़ना है पहले और उसके बाद में क्वेश्चंस पर आना है। और जो आंसर लिखोगे आप तो क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से आएगा। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 1 वर्ड में उसका जवाब कभी नहीं आएगा, 1 लाइन में उसका जवाब कभी नहीं आएगा। आपने कितने भी अच्छे से 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर 1 लाइन में लिखे तो आपको वहां पे कम नंबर मिलेगा। एग्जामिनर्स क्या करेंगे, आधा नंबर दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 लाइन्स लिखना जरूरी है। कितनी लाइन्स? 4 लाइन्स। कुछ तो भी लिखो, रिलेटेड लिखो वहां पर। अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता तुमको खुल के, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं लेक्चरर भी हूँ, मैं एग्जामिनर भी हूँ, मैं इन्विजिलेटर भी हूँ, बराबर है। तो कुछ तो भी रिलेटेड तुम लोगों को लिखना है वहां पे, अगर तुमको इंपॉर्टेंट चीज याद नहीं आ रही है तो। अनसीन पैसेज में फिर ऐसा होगा कि आधे मार्क्स के क्वेश्चन तुमको रोकेंगे कहीं तो भी, स्लो करेंगे, तो वहां रुकना नहीं है। अगर उसका जवाब मिल गया तो ठीक, और जवाब नहीं मिला तो अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पे क्या लिखेंगे तुम लोग? रफ वर्क। वो तो पहले से लिखा हुआ ही है ना, पहले क्वेश्चन में लिखे थे हमने, और उसके नीचे सवाल का नंबर लिख देना। बाद में टाइम बचा तो आके इसको हल कर लेंगे हम लोग, और टाइम नहीं बचा तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक छोटा सा मसला बच्चों के साथ ये रहता है कि सर लाइंस कितनी छोड़ना है आंसर्स के बीच में या नहीं छोड़ना है, तो लाइंस तो हमको छोड़ना है। देखो आधे मार्क का अगर तुम क्वेश्चन करते तो उसके बाद 1 लाइन छोड़ देना। कितनी लाइन? 1 लाइन छोड़ देना। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन तुम लिख लेते तो भी 1 लाइन छोड़ना। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन लिख लेते तो भी 1 लाइन छोड़ना, ठीक है। आधा मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क, इनके आंसर्स लिखने पर आप लोग 1-1 लाइन छोड़ दोगे। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है तो वहां पर आपको वो पेज छोड़ देना पड़ेगा। मैं थोड़ा और सिंपल करके बोलता आप लोगों को, ये आपकी आंसर शीट है जिस पे आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पुराने सवाल का जवाब आपका यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी आपके पास 4 लाइंस बची। कितनी? 4 लाइंस। अब मान लो उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको, माइंड मैपिंग बनाना है। क्या बनाना है? माइंड मैपिंग। तो हम लोग क्या करते हैं माइंड मैपिंग में, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस देती है, और फिर इनमें डिटेल आती है, ठीक है। इसकी डिटेल आएगी, काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इस टाइप का कोई फिगर रहेगा। अब तुम्हारे पास 4 लाइंस बची हैं, तुम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको। यहाँ से ऊपर का बना लिए, अब नीचे का नहीं आ रहा तो तुमने क्या किया, पेज पलटा के इधर से बना दिया। तुमको लगता है एग्जामिनर से इसके मार्क देंगे? यहाँ दिक्कत होगी। या मान लो एक 10वीं का बच्चा है, वो लेटर लिख रहा है, आधे पेज तक उसका दूसरा कोई तो भी आंसर था। अब उसने क्या सोचा कि नहीं यार मैं आधे पेज पे लेटर लिख लेता हूँ। अब जो सेंडर्स एड्रेस है तो वो यहाँ पर लिख रहा है, बराबर है। ऊपर क्यों नहीं लिख रहा हो? क्योंकि पहले से लिखा हुआ है।
एग्जामिनर्स क्या सोचेंगे, सेंडर्स एड्रेस की सही लोकेशन, सही जगह क्या है, ये है ना। एक अगर ये आंसर शीट है तो सेंडर्स एड्रेस कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर कौन आता है, रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पर कंटेंट आती है, यहाँ पर लीव चेकिंग और यहाँ पर नाम। अगर तुमने सेंडर्स एड्रेस ही यहाँ पर लिख दिए तो तुमको लगता है एग्जामिनर्स लोग थोड़ा बहुत रैम करेंगे। फिर जब तुम पेज पलटाएंगे तो जो खत का आखिरी हिस्सा है वो शुरू में आएगा, है ना। तो क्या करना है, हाफ मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क्स, इनके बाद में एक एक लाइन छोड़नी है। क्लियर। लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो पेज ही छोड़ देना, सीधे अगले पेज से शुरू करना। एग्जाम्स के लिए फीस दिए ना, थोड़ा यूज करो ना उसको फिर, ठीक है। क्या है कोई ऐसा बोर्ड ने उनको फीस माफ कर दिया, चलो भाई तू अच्छा बंदा है, तू पैसे मत दे बिल्कुल। तो जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उनको नए पेज से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अब उसमें एक टॉपिक आएगा समरी राइटिंग। समरी किसे कहते हैं हम लोग, हाँ, खुलासा उसके लिए उर्दू लैंग्वेज में एक वर्ड हो गया। हिंदी में अगर पूछे, मराठी में तो हम सारांश बोलते हैं। समराइज करना किसी चीज को, यानी 1/3 में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब तुम में से कौन मुझे इसका मतलब समझाएगा जो मैंने बोर्ड पर लिखा। इसको बोलते हैं 1/3, यानी अगर 3 हिस्से आपको दिए जाए तो उसमें से एक हिस्सा, मान लो आपका जो ओरिजिनल पैसेज है वो 20 लाइन्स का है, तो आपने लिखना है 7 लाइन्स के आसपास। ओरिजिनल अगर 60 लाइन्स का है तो आप 20 लाइन में लिखोगे, अगर 24 का है तो आप 8 लाइन्स में लिखोगे। ऐसे याद रखना कि समरी लिखने के लिए जितनी लाइन्स क्वेश्चन में दी हुई हैं आपको उसका तीसरा हिस्सा लिखना है। अब 30 लाइन्स रहे तो कितने में लिखोगे समरी, 10 लाइन्स में लिखोगे, ठीक है। समरी लिखने में एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखा हूं मैंने कि बच्चे ऊपर टाइटल देना भूल जाते, नाम देना भूल जाते, उसका नंबर कट जाता है। तो सबसे पहले समरी लिखने की शुरुआत करो, क्या देना है, समरी के ऊपर टाइटल देना है। जैसे मोबाइल को लेकर के समरी राइटिंग किया आपने तो उसको मोबाइल नाम रख देना। टीवी है, उससे रिलेटेड है तो टीवी नाम रख देना। स्टूडेंट्स है, उससे रिलेटेड है तो स्टूडेंट नाम रख देना। कुछ तो भी एक नाम पहले रख देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शाना काम करते हैं, ऊपर अंडरलाइन कर देते और लिखते, बोलते नाम बाद में रखते हैं इसको, ठीक है। इतना कंफ्यूजन रहता है, इतनी गड़बड़ रहती है पेपर में, बाद में उनको याद नहीं रहता और वहां पर आपके मार्क्स कट जाते। तो समरी जब लिखो तो सबसे पहले क्या करना, समरी का टाइटल दे देना है, समरी का नाम रख देना है कि ये समरी का ये नाम है। और कोशिश ये करना कि ओरिजिनल जो पैसेज है अगर वो 60 लाइन्स का है तो 20 लाइन्स में तुम्हारी समरी आए। ऐसा मत कर देना ओरिजिनल 60 लाइन का था और तुमने 120 लाइन में समरी लिख दी उसकी, ठीक है। आपको कितना हिस्सा लिखना है, तीसरा हिस्सा लिखना है। समरी लिखने का गलत तरीका क्या है मालूम तुमको, रॉन्ग मेथड। बच्चे क्या करते, क्वेश्चन पेपर देखते, उसकी 3 लाइन पढ़ते और 1 लाइन लिख देते, फिर 3 लाइन पढ़ते फिर 1 लाइन लिख देते। ये गलत तरीका है। आपको 3 में से 1 लाइन नहीं लिखना है, आपको वो पढ़ना है और वो जो डिटेल में बात कही हुई है उसको शॉर्टकट में कहना है। तो 2-3 लाइन्स पढ़ो और उसको अपने जुमले में लिखो। समरी का एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर इस हॉल के अंदर 100 बच्चे हैं, उनको समरी लिखने के लिए बोला जाए तो 100 अलग अलग आंसर्स आएंगे। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, इंग्लिश जो है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, हमारे आंसर अलग अलग हो सकते हैं और हर बंदा अपनी जगह पे सही रह सकता। अगर मैं यहाँ पर आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन दूं कि बताओ 2 + 2 क्या है, तो तुम लिखोगे 4 है। जिस किसी ने 4 के अलावा जवाब लिखा है वो गलत है, बराबर है। और सिर्फ वो बच्चे सही हैं जिन्होंने 4 लिखे। इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है। अगर आप लोगों को बोला जाए हमारे प्रधानमंत्री, इस पर इसे लिखो, तो 100 बच्चों के 100 अलग अलग हिस्से रहेंगे, अलग अलग राय रहेंगी और 100 बच्चे सही रह सकते हैं। समझ में आया तुम्हारे, क्योंकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करना है आपको, डिटेल्स देना है जनरली चीज़ों की। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनकी। तो समरी को सॉल्व करने के लिए आप पैसेज को पढ़ो, 3 लाइन्स पढ़ना, फिर वो 3 लाइन्स का जो भी समझ में आया, थोड़ा बहुत तो हमारे समझ में आता है, ठीक है, तो उसका आंसर लिखना, फिर 3 लाइन पढ़ना, फिर वो 3 लाइन का आंसर लिखना। 3-3 लाइन पढ़ने में यह होता है सहूलत भी होती है और समरी की लेंथ बराबर रहती है। समरी किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस पर एक डिटेल वीडियो है, आधे घंटे के आसपास की होगी वो। अगर तुमको देखना है तो वही हमारा चैनल है, वहां पर है। यहाँ खड़े रह के मैं सारी चीजें तुम लोगों को नहीं सिखा सकता क्योंकि मेरे पास 80 मार्क्स का सिलेबस है जिसको 1 साल में कवर करते हैं। कितने टाइम में, तो उसको यहाँ खड़े रह के 1 घंटे में बोल देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और तुम्हारे लिए भी समझना पॉसिबल है नहीं। अलबत्ता एक बात तय है, कल अगर आपका पेपर है तो 1 साल के जो 365 दिन रहते हैं, 366 दिन रहते हैं,
तो एक स्टूडेंट के लिए उन 365 366 दिन में से सबसे इंपॉर्टेंट दिन एग्जाम के एक दिन पहले वाला होता है, पेपर के एक दिन पहले वाला। साल भर जो कुछ आपने पढ़े आप यहाँ पर रिवाइज करते हैं, उसको सीखते हैं। तो वो वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वो कब मैंने पब्लिश किया था, यूट्यूब पर डाला था, वो मुझे याद नहीं है। टाइटल समरी का अच्छे से लिख देना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेंशन का आएगा 4 मार्क्स के लिए, तो वो समरी का उल्टा रहता है। ठीक है, समरी में क्या करते हैं आप, एक चीज अगर आप लोगों को 20 लाइन में दी हुई है तो उसको 7 लाइन्स में लिखते हैं। एक्सपेंशन में एक जुमला रहेगा आपको, और उस जुमले के ऊपर आपको 10 लाइन्स लिखनी रहेगी। कहावत हो सकती, कोई मशहूर शेर हो सकता, कोई कोटेशन हो सकता, किसी नॉवेल का जुमला हो सकता। जैसे एक जुमला हो सकता, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि घर में से हमने लकड़ी उठा के रख दी है, बच्चों को मारपीट नहीं किए तो फिर बच्चे बिगड़ना तय है, इसके ऊपर लिखो। तो हम लोग अच्छे से उसके ऊपर 10 एक लाइन्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंशन जब आप लिखते हो चीज़ों का तो सबसे ऊपर नाम देना है। नाम कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा, और उसके ऊपर 10 लाइन्स लिखना है, कम से कम 3 पैराग्राफ में। मैं फिर एक बार बोलता, आपके क्वेश्चन पेपर में एक हिस्सा है, उसका नाम है राइटिंग स्किल्स। क्या नाम है? राइटिंग स्किल्स। 4 सवाल, हर सवाल 4 नंबर के लिए 16 मार्क्स सबसे आसान मार्क्स है मेरे हिसाब से। ठीक, अगर तुम लोग मेरे से पूछेंगे कि सर जी ये 80 नंबर में से अगर तुम वापस 12वीं का एग्जाम देने बैठे तो सबसे आसान नंबर आपको कौन से लगेंगे? तो राइटिंग स्किल वाले हैं, क्योंकि ये काम हम आज से नहीं कर रहे। ये जो चीज़ें हैं, ब्लॉग लिखना या फिर चीज़ों के ऊपर अपनी राय देना, डायलॉग, हर एग्जाम में हर साल वही रहता है, वही सब हम लोग करते आते हैं। तो राइटिंग स्किल्स वाला सबसे पहले तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लेना। सीन पैसेज हो गया तुम्हारा, अनसीन पैसेज हो गया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़कर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, पेपर शुरू हो के मान लो एक 80 मिनट के आसपास हो गए हैं, 1.5 घंटे में कुछ कम। अब आपकी राइटिंग बूढ़ी हो रही है, ओल्ड हो रही है। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? एक बच्चे की 32 पेज की अगर आंसर शीट लिए तो सबसे खूबसूरत पहला पेज है, क्या लिखा है उसने, बना बना कर, सजा सजा कर। अब जैसे जैसे एक एक पेज हो रहा है तो एक एक दिन गुजर रहा है, तो आखिरी में वो एक डॉक्टर बन गया, बराबर MBBS डॉक्टर। वो क्या लिख रहा है उसको भी नहीं मालूम। तो ऐसे मत करना। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असल में जो मेरा कमेंट सेक्शन रहता है यूट्यूब का, वहां पर है क्वेश्चन वो, कि सर हैंडराइटिंग कैसे निकालना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे निकालना है। तो जो बच्चों की सबसे अच्छी हैंडराइटिंग है, कर्सिव या नॉन कर्सिव, खासतौर से उनके लिए बोल रहा मैं, अच्छी हैंडराइटिंग में मत लिखो। क्या रीजन है मेरा ऐसा बोलने की? क्या वजह है तुम्हारे हिसाब से? टाइम। जितना तुम अच्छा लिखेंगे, कुछ बच्चों के पास बहुत अच्छी सलाहियत है, बिल्कुल प्रिंट राइटिंग में लिख सकते हो। 2-4 लड़कियों में, 2-4 लड़कों में ऐसे थे कि वो बिल्कुल बना बना कर खूबसूरत लिखते थे, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा? दिखने में तो बहुत अच्छा दिखेगा वो, बट इशू क्या है? टाइम का इशू है। और टाइम एग्जाम्स में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जिनकी अच्छी राइटिंग है, पहले उनको बोल रहा हूं मैं कि ज्यादा बना करके लिखने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन पेपर में आधा नंबर भी ऐसा नहीं है जो राइटिंग की वजह से हम तुमको देने वाले हैं। हिदायत है उसमें, ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि कोई बच्चे की राइटिंग अच्छी रही तो उसको अलग से 10 नंबर दे दो बोल के, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो राइटिंग अच्छी नहीं होना और खराब भी नहीं होना, ऐसी भी मत लिखो कि एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते गिर जाए चक्कर आके। ठीक है, उसको भी पढ़ना है, उस पर भी रहम करो थोड़ा। इन बिटवीन राइटिंग रहना ठीक ठाक, कि भाई अगला बंदा उसको पढ़ ले। ठीक है, ये ऐसे भी मत लिख देना जैसे मैंने मेरा लेसन प्लान बना करके लाया हूँ। ठीक है, तो कैसी लिखोगे हैंडराइटिंग? सारे पेपर्स का बोल रहा मैं, इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी है जो खाली इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड नहीं है। आप उर्दू के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, कई जगह पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है, तो ये 12th इंग्लिश के लिए है, लेकिन इन जनरल 10वीं के भी अगर कुछ बच्चे सीखे तो इसमें से बातें सीखने जैसी है। तो हमारी हैंडराइटिंग कैसी हो? हमारी हैंडराइटिंग ऐसी हो कि एग्जामिनर्स उसको पढ़ पाए, बस उन्होंने पढ़ लिए उतना बस हो गया, उससे आगे कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं। एक चीज ये पूछना है, कर्सिव में लिखना है, नॉन कर्सिव में, जिसमें आपको सहूलत हो। ठीक है, कुछ हैं स्टूडेंट्स ऐसे जो दोनों राइटिंग्स में लिख सकते, तो ऐसे मत करना कि साल भर तुमने नॉन कर्सिव लिखे और एग्जाम्स में अचानक तुम बोलेगे अब मैं कर्सिव लिखता, मुश्किल होंगी। या साल भर तुमने कर्सिव लिखे और अब तुम बोले नॉन कर्सिव। जैसा तुम लिखते आए हो, जैसी तुमको लिखने की आदत है, वैसे तुम लोगों ने लिखना है। ठीक है, हैंडराइटिंग का इशू होने के बाद में
एक अगली चीज आती है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब एक सवाल रहता है, ठीक है, उस पर तुमको डिटेल देना रहती। अब जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक माइंड मैपिंग के लिए सवाल है कि कल आपका पेपर है और आप टाइम मैनेजमेंट कैसा करेंगे, कुछ घंटों में आप इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट पर बना रहे हैं। तो जो आपका टॉपिक है जिस पर आपको पूरा माइंड मैपिंग बनाना है, उसको पेज के बीच में लिखना और एक रेक्टेंगल बना देना है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? एक डिब्बा होता है जो लंबा ज्यादा होता है, ट्रेन के डिब्बे जैसा, बराबर है, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग। अब टाइम मैनेजमेंट से जुड़ करके जो चीजें तुमको याद आ रही हैं, तो ऐसे जोड़ना उनको, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लिखना, फिर यहाँ पर एक चीज लिखना। इनको हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। ये वाला जो हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया। ये वाली हमारी ब्रांचेस हो गई, और इनको लग के जो लिखते हैं हम लोग, उनको ट्विक्स बोलते हैं। टहनियाँ डालियाँ रहती ना। तो माइंड मैपिंग का जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से करना। ऐसा बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, अभी लगता नहीं हमको मुश्किल है, मगर एग्जाम्स में क्या होता है, हम ऐसा बना लेते हैं, फिर एक चीज़ आई तो यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, हमको गड़बड़ हो जाती, फिर एक चीज़ इधर डाले तो यहाँ ऐसा। और जो एग्जामिनर है, ठीक है, तुमको मालूम दुनिया के सबसे चिड़चिड़े लोग कौन हैं? एग्जामिनर्स लोग हैं। उनके पास टाइम है एक दिन का, उनको 25 आंसर शीट चेक करना है, एक आंसर शीट के 32 पेज है। अगर बच्चा ठीक ठाक रहा तो, बच्चा थोड़ा स्मार्ट है तो उसने 2 सप्लीमेंट लगा रखा है, ठीक है। तो इतना सब करना है उनको, और तुमने अगर यहाँ खिचड़ी बना के रखे तो तुमको लगता है वो इत्मीनान से एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, वो तुरंत रेड पेन से लाइन खींच देंगे। तो माइंड मैपिंग का जब तुम क्वेश्चन करो तो बिल्कुल क्लियर लिख के देना एग्जामिनर को चीजें, कि भैया ये चीज ये है, ये चीज ये है, और वो चीज वो है। तुम्हारी आंसर शीट के ऊपर तुमको अगर वर्टिकल में बनाने में आसानी जाती है तो वर्टिकल में बनाओ, अदरवाइज अपनी आंसर शीट को थोड़ा सा घुमा लो और फिर उसको हॉरिजॉन्टल में बना लेना। लेकिन खिचड़ी मत पका देना। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम आंसर्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो उसका एक अच्छा असर पड़ेगा। फिर बोलता हूँ, अच्छी हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं है, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग एग्जामिनर्स को चेक करने में सहूलत होगी। तुम जो मार्क्स डिजर्व करते हो वो उतने देगा वो। समझ में आया तुम्हारे? तो माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से बनाना। इतने के बाद भी तुमको लगा कि नहीं यार मैं ये नहीं बना पाऊंगा, मेरे को आंसर मालूम है मगर मैं ये नहीं बनाऊंगा, तो पेंसिल यूज कर लेना, ठीक, पेंसिल यूज कर लेना और बाद में उसको पेन से कर लेना। लेकिन ज्यादा खिचड़ी मत बनने देना वहां पर। 3 मार्क्स कैरी करेगा माइंड मैपिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हुआ, समरी था, और समरी के बाद में माइंड मैपिंग था। मान लो हमारा माइंड मैपिंग भी हो गया। अगला वाला क्वेश्चन है पोइट्री का, ठीक। फिर एक बार कहता हूँ, आपकी जो सिलेबस की बुक है, टेक्स्ट बुक, वो बटी हुई है 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में। अब उसमें पोइट्री में 8 नज़में। कितनी नज़में? 8। कोई भी नहीं बता सकता कि वो 8 में से एग्जाम्स में कौन सी नज़म पूछी जाएंगी। बता सकता कोई? नहीं बता सकता। एक हिंट देता हूँ छोटी सी, पिछले वाला क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें जो पोइम थी वो नहीं आएंगी, बराबर है ना? लॉजिक की बात। क्या वही पूछेंगे बोर्ड वाले डबल से? चलो अब डबल से इसको ही पूछते, इसको ही चलने दो 1 साल भर। उससे पहले वाला देखना, जुलाई का देखे तो मार्च का देखना, उसमें कौन सी पूछा था, वो भी नहीं आएंगी, ठीक है। उनको छोड़ करके जो पोइम्स है वो देखना। कोई 2 पोइम्स आपको आने वाली है। कितनी पोइम्स? 2 पोइम्स पोइट्री सेक्शन में आपको आने वाली है। अब यहां पर जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं उनके चक्कर में मत जाना, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन होता है जो हमेशा पूछा हुआ रहता है। जैसे मैं किसी बच्चे का अगर मोबाइल लूँ तो उसमें व्हाट्सअप मिलेगा गारंटीड। अगर इनका लूँ, उनका लूँ, इनका किसी का भी लूँ तो व्हाट्सअप उसमें पड़ा हुआ है, फेसबुक उसके अंदर पड़ा हुआ है, फ्री फायर उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ऐसा जो पोइट्री का क्वेश्चन है उसमें राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम और अप्रिसिएशन, ये 3 चीजें पड़ी हुई है। एग्जामिनर्स लोग, बोर्ड वाले चाह के भी उनको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो जब तुम पोइट्री का क्वेश्चन पढ़ो तो एक है राइमिंग वर्ड्स, दूसरा है राइमिंग स्कीम, और तीसरा वाला है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स के लिए होगा, तो उसको ध्यान से देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। एक 4-5 मिनट की मेरी वीडियो है जिसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर अप हुई है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं फेमस यूट्यूबर बन जाऊंगा और मुझे पैसे आएंगे, ठीक है।
तुम्हारे समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तुमको कोई नहीं बताएगा 4 मिनट में कि राइमिंग वर्ड्स क्या रहते हैं, राइमिंग स्कीम क्या रहती है और अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री क्या रहता। और लिख करके ले लो ये बात कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही आना है। कल दिन निकलेगा ये बात कितनी तय है, कल तुम्हारा पेपर है ये कितना तय है, तो उतना ही तय, उतना ही फिक्स ये है कि ये वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। यूट्यूब में डालना कुछ तो भी ऐसा जेफी जावेद राइमिंग वर्ड्स राइमिंग स्कीम, तो वहां पर एक वीडियो आ जाएगी। पोइट्री का जब आंसर लिखो तो वही रूल फॉलो करना कि 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद में एक एक लाइन आपने छोड़ना है, ठीक है। एप्रिसिएशन लिखना, जो बच्चे क्लास में लिख कर लाते थे बहुत अच्छे से होमवर्क करते थे वो, लेकिन जो बच्चों ने एप्रिसिएशन लिख करके नहीं लाए तो एक फॉर्मूले जैसा रहता है। अब मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, उसको देखकर हम लोग डर जाते हैं कि यार इसको कैसे लिखना है, इसका आंसर कैसे आएगा, लेकिन एक छोटा सा मंत्र अगर याद रहा, फॉर्मूला याद रहा तो उसको सॉल्व कर सकते ना तुम। तो ठीक वैसे ही एप्रिसिएशन है, अगर उसका तुमको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो तुम्हारे लिए पहाड़ है, तुम नहीं कर सकते वो। लेकिन अगर उसका फॉर्मूला तुमको पता है एप्रिसिएशन कैसे लिखना है तो तुम आराम से कर दोगे। क्या फॉर्मूला है उसका, एक तो तुम वीडियो में देख लेंगे, दूसरे मैं बोलता हूँ सबसे ऊपर टाइटल देना है, ठीक है, पोइम का, उसका राइटर कौन है, पोइम की थीम क्या है, यानी क्या चीज़ उसमें बताई हुई है, इसमें राइमिंग वर्ड्स राइमिंग स्कीम क्या है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं और नंबर ऑफ स्टेंजास कितने हैं। ये कुछ चीज़ें रहती जो अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री में आती। का बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, ऐसे समझ लो, मुफ्त के मार्क्स हैं। तो अगला वाला जो क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा सेक्शन होगा तो वो कौन सा होगा, पोइट्री का होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं राइटिंग स्किल्स पर। 80 मार्क का तुम्हारा पेपर है, यहाँ 80 मार्क्स लिखे हुए, ठीक है। और अगर तुम राइटिंग स्किल्स पर जाओ, सेक्शन 3, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 मार्क्स। कितना बड़ा हिस्सा है राइटिंग स्किल्स का, 16 मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स में से 16 बोले तो काफी मैटर करते। पूरा पेपर छोड़ दिया तुमने ब्लैंक, यहाँ के तुमको ओरल के 20 मार्क मिल गए और ये 16 मार्क मिल गए तो तुम पास हो जाते। समझ में आया तुम्हारे, इतना पावरफुल ये राइटिंग स्किल है, इतना इंपॉर्टेंट ये राइटिंग स्किल है। अब राइटिंग स्किल को देखते हैं हम किस तरह से करना है। राइटिंग स्किल्स का पर्पस ये है कि आप में लिखने की एबिलिटी आना, लिखने की सलाहियत आना। एक क्वेश्चन है अभी यहाँ से जाने के बाद में, समझो अगर मैं 3 टॉपिक दूं आप लोगों को, वर्चुअल मैसेज, मैं बोलूं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मैं बोलूं ग्रुप डिस्कशन, तो कौन सा वाला तुम लोग इसमें से चुनेंगे, वर्चुअल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ग्रुप डिस्कशन। वर्चुअल मैसेज करना काफी छोटा लिखना रहता उसमें, मुझे लगता है 50 वर्ड्स के आसपास लिखना रहता और यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाते। एक को मैंने देखा तीनों चीजें पढ़ रहे थे वो, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, 3 चीजें पढ़ रहे। मैं बोला क्यों भैया तीनों क्यों पढ़ना, 4-4 मार्क्स के लिए एक एक चीज है। बोले सर कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए है लेकिन इंटरनल ऑप्शन के साथ है। क्या मतलब होता है इंटरनल ऑप्शन का, इसमें से कोई एक करना है तो क्यों तीनों करना, बराबर है। अरे भाई जब 4 मार्क्स के लिए 3 में से एक ही चीज करना है तुमको तो एक ही प्रैक्टिस करो ना, तीनों की प्रैक्टिस करके तो कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है, तुम्हारा टाइम जाएगा उसमें। और अगर मेरी राय पूछे तो वर्चुअल मैसेज कर लेना, ये सबसे सिंपल रहने वाला है, सबसे आसान रहने वाला है। थोड़ा सा अगर पेपर पैटर्न आप लोग देखेंगे घर पे जाके तो आपको समझ में आएगा क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो आप किसी एक्स्ट्रा की चीजें नहीं पढ़ेंगे, जैसे जो बच्चों को ये मालूम नहीं है वो घर पे जाके मैसेज भी पढ़ेंगे, पर्पस भी पढ़ेंगे, डिस्कशन भी पढ़ेंगे। तो ऐसा अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर चीजें इंटरनल ऑप्शन में हैं, 2 में से कोई एक करना है तो कोई एक चुनो और बाकी को छोड़ दो, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अगर एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग 10 घंटे पढ़ाई करते तो कितने मिनट, घंटे नहीं बोल रहा हूं मैं, कितने मिनट आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये उसमें बताया हुआ है और उसके कितने मार्क्स मिलेंगे। 4 अलग अलग बैठक में पढ़ना है आपको, 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है। और उसमें 80 मार्क्स का आप लोग सिलेबस कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर दिए हुए, ये पूरी डिटेल है उसमें, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। 19 Feb यानी कल वो वीडियो अपलोड हुई थी। 6 वीडियो आई थी शायद कल मेरी दिन भर में, तो उसमें से वो 4-5वें नंबर की कुछ होंगी। अगर देखे तो अच्छी बात है, काफी कुछ उससे तुम लोग क्या कर सकते, सीख सकते, ठीक है। क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूँ,
अलग कुछ भी नहीं करना है हमको, अलग तरीके से करना है। मैं जब ग्रेजुएशन में था, सॉरी पीजी जब कर रहा था मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तब एक बुक थी उस टाइम में बहुत फेमस हुई थी, वो यू कैन विन किताब का नाम था, और उसके जो ऑथर थे तो वो थे शिव खेरा। कौन थे? शिव खेरा। उस फेमस बुक का जो कवर पेज था उस पर एक जुमला लिखा हुआ था, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, कि जीतने वाले कभी अलग चीजें नहीं करते, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, कुछ चीजों को अलग तरीके से करते हैं। पास तो सब होंगे यार, 35, 40, 45% लाके क्या करते हैं, ठीक है, तो ऐसा परसेंटेज लाओ के बिल्कुल यूनिक, सबसे हटके होना चाहिए। फिर एक बार जब मैं पीजी कर रहा था, तब एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जावेद मुकर्रम नाम है उनका, हमको पता चला कि उनकी एक जगह कॉन्फ्रेंस है, फ्री थे हम लोग तो वो अटेंड करने के लिए गए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोले थे, उन्होंने पूछे थे ऑडियंस से, ऑडियंस हम स्टूडेंट्स लोग थे, कि भाई तुमको क्या बनना है? वो बोले मुझे टीचर बनना है। तुमको क्या बनना है? डॉक्टर। तुमको क्या बनना है? इंजीनियर। ठीक है, उन्होंने एक बात बोले थे कि जो कुछ भी तुम बनो, पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है कि पहले तुम एक इंसान बनो। क्या बनो? इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम एक डॉक्टर बन जाओ और इंसान ना रहो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इंसान भी है और अपने पेशे से रिलेटेड आदमी भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कलेक्टर भी है, अगर एक प्यून भी है तुम, तो ऐसे रहो कि तुम्हें देखकर लोग मिसाल दें तो यार फिर डॉक्टर वैसा होना चाहिए, टीचर वैसा होना चाहिए। अगर वो प्यून है, झाड़ू मारता है, तो प्यून भी वैसा रहना। अपनी फील्ड में ऐसे बनो कि तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक। अगर कोई बोले कि हाँ भाई इंग्लिश नहीं यार वो बंदा है, ठीक है, वहां पर खत्म, उसके आगे नहीं, तो वहां तक जाओ अपनी फील्ड में, ठीक है। तो पेपर पैटर्न का बोल रहा था मैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है, डाउनलोड करके तुम दे सकते हैं। जो चीजें इंटरनल ऑप्शन में पूछी जाने वाली है, तीन में से कोई एक याद करना, कोई एक पढ़ना। समझ में आया तुम्हारे? आगे आते हैं हम लोग, ईमेल, रिपोर्ट या इंटरव्यू, तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ईमेल लिखना भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट लिखना भी इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक चीज एग्जाम्स में आएंगी, ठीक है। तो एक ही पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है कि मुझे ईमेल अच्छे से लिखना आता तो वही पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मुझे रिपोर्ट आती है, आपको लगता है इंटरव्यू आता है, मैंने क्लासेस में अपनी एक सिंगर का इंटरव्यू दिया था, शायद तुम लोगों को, है ना, सिंगर या एक्टर का, तो वो वाला थोड़ा पढ़ लेना। क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आएगा, बस जरा सा चेंज होगा, पूरा चेंज कभी नहीं होता क्वेश्चन, और उसके हिसाब से हमको लिखना रहता है। थोड़ा सा बस पैटर्न में चेंज होगा, बाकी टोटल चेंज कभी नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देके बताता तुमको। अब मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है कि एक सिंगर का इंटरव्यू लीजिए, ठीक है, और एग्जाम्स में आ गया कि एक एक्टर का इंटरव्यू लो, तो पैटर्न तो पूरा का पूरा वो रहेगा, सिर्फ थोड़े तुम्हारे सवाल बदलेंगे। जैसे सिंगर को तुमने पूछे थे व्हाट इज योर फर्स्ट सॉन्ग, तो एक्टर को तुम लोग पूछोगे व्हाट्स योर फर्स्ट मूवी, है ना। सिंगर को तुम पूछेंगे व्हाट्स योर फर्स्ट अवार्ड, तुम्हारा पहला अवार्ड कौन सा है, तो एक्टर को भी ये सवाल पूछ सकते हो तुम कि तुम्हारा पहला अवार्ड कौन सा है। सिंगर को आप पूछोगे व्हेन एंड वेयर वर यू बोर्न, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, तो एक्टर को भी तो ये पूछ सकते हो ना कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई। अगर सिंगर को आप लोग पूछ रहे हो हु इज योर मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन कौन है, किसे देख करके आपको हिम्मत मिलती है, अक्सर लोग घरवाली का नाम लेते हैं। तो ये सवाल आप एक्टर को भी कर सकते हो कि भाई तुम्हारी हिम्मत कौन है, ठीक है। आप अगर सिंगर को ये पूछ रहे हैं कि आपका सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो आप एक्टर को भी ये चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सवालात मोस्टली वही रहते हैं, थोड़ा सा चेंज करना रहता है आपको। अब एक्टर को, सिंगर को ये पूछा आपने कि आपकी इतनी अच्छी आवाज का राज क्या है, तो एक्टर को पूछ सकते हैं कि आपकी इतनी अच्छी एक्टिंग का राज क्या है। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे एग्जाम्स में, अगर थोड़ा घुमा के एग्जामिनर्स उसको पूछते हैं तो तुमने आंसर भी घुमा के दे देना उसका। समझ में आ रहा है? अगर तुमने जो पढ़े वैसे का वैसा क्वेश्चन नहीं आया, घुमा करके क्वेश्चन आया, तो जो तुमने पढ़े लिखना वही है, उसको थोड़ा घुमा करके लिख देना। समझ में आया? एक एग्जाम्पल देता मैं, अपने पेरेंट्स के नाम पर एक लेटर लिखो और एग्जाम फीस के लिए पैसे मंगाओ, ऐसा तुमने 10th में पढ़े थे। अब क्वेश्चन ये आया कि अपने मम्मी के नाम पे लेटर लिखो और उनको बोलो कि मैं हॉस्टल में अच्छा हूँ, ठीक है। अब हमको फॉर्मेट मालूम है, खाली थोड़ा सा उसको चेंज करना है, तो उतना एग्जाम्स में आपको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, थोड़ा सा एक दो चीजें पढ़ लेना। गाइड्स का अगर मुझसे पूछते हैं आप, तो नवनीत गाइड बेस्ट है, ठीक है, मैं भी वही फॉलो करता हूँ। तो उसमें 2-3 पैटर्न देख लेना कैसा लिखा हुआ रहता है, तो आपको
आंसर लिखने में काफ़ी उसमें क्या हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। और ये जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, सीन पैसेज से लेके तुम्हारी आंसर शीट के लास्ट पेज तक, आधा मार्क भी ऐसा नहीं है जिस पर मैंने वीडियो नहीं बना के रखा हुआ है। 350 वीडियोज़ हैं। कितनी वीडियोज़ हैं? अलग अलग बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई 10th के लिए, सीबीएसई 12th के लिए, महाराष्ट्र 10th के लिए, महाराष्ट्र 12th के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा वीडियो हमारे लिए है, महाराष्ट्र का जो 12th का पैटर्न है उसके ऊपर है। एक पेपर है मेरा, पेपर सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला था मैंने, तो कल शायद रात में 1.5 लाख के ऊपर व्यूज हुए हैं उसके, मतलब 1,50,000 स्टूडेंट्स ने उसको देखे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर देखते तुम तो तुमको ये आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ तुमको। तुमने कभी कार नहीं चलाई, तुम चलाना चाहते कार, अब तुम घर में सोफा पर बैठे हुए स्नैक्स खा रहे हैं और अपने दोस्त को पूछ रहे ड्राइविंग कैसे करते हैं। वो कह रहा है कि भैया एक गियर होता है उसको शिफ्ट करना रहता है, एक क्लच होता है उसको प्रेस करना है, कार को एक्सेलरेट करना रहता है, एक स्टीयरिंग होता है, ठीक है, एक सीट बेल्ट होती है। समझ में आएगा कुछ? लेकिन आप जाकर के कार में बैठे, आपने सीट बेल्ट लगाई, वो कह रहा है कि क्लच को पुश करो, गियर को शिफ्ट करो, एक्सेलरेट करो, तो वो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो कैसा रहेगा अगर आपके बाजू एक बंदा बैठे और 3 घंटे का पूरा पेपर सॉल्व करे, सीखेंगे ना? तो वैसी चीज़ वहाँ पर पेपर से देखने आपको मिल सकती है। फिर एक बार कह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे व्यूज़ मिले। 1,50,000 बच्चों ने उसे देखे हैं, वो काफ़ी है। और अगर 40 बच्चे देखते तो उसमें कोई बहुत बड़ा मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा कि भैया तुम अब दिल्ली आओ और तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग सीखेंगे। मुझे नहीं लगता इससे पहले तुमने ऐसी वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर कोई बंदा 3.25 घंटे में तुमको 80 मार्क का पेपर सॉल्व करके बता रहा है। ठीक है, अब अगर है कोई एबल तो फायदा उठा लो उससे। अगला वाला क्वेश्चन फिर 4 मार्क्स के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा, और ये जो क्वेश्चन रहेगा इसका नाम है स्पीच कंपेयरिंग या एक्सपेंशन। ये चीज़ें लिख लो तुम, क्योंकि 3 में से एक ही चीज़ आने वाली है और 3 में से एक ही चीज़ आपको करना रहेगी। ठीक है, फिर एक बार बोल रहा मैं, अगर घर पे जाके तुमने ये भी पढ़े स्पीच और कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो बेकार की मेहनत रहेगी। 3 चीज़ें पढ़ के तुम फालतू मेहनत करेंगे। 3 में से कोई एक पढ़ो। ये और लिखा हुआ दिख रहा तुमको यहाँ, ये और लिखा हुआ दिख रहा, इसका साफ मतलब ये है कि 3 में से कोई एक आने वाली है एग्जाम में, तीनों आने वाली है, लिखना एक पर है, तो कोई एक की तैयारी करो सही तरीके से। समझ में आ रहा तुम्हारे? अगर तुम लोग बोलेंगे कि नहीं सर मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, मैं तीनों पढ़ता, तो वो फालतू मेहनत रहेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन। मैं काम करता हूँ, तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो कोई बच्चा इसका फोटो ले लेगा बाद में और उसकी पीडीएफ बना के अपने ग्रुप में डाल देंगे, है ना? तो फिर सबके पास वो उसकी पीडीएफ आ जाएंगी, तो तुमको मालूम पड़ेगा 3 टॉपिक हैं, तीनों आने वाले हैं, तो कौन से एक पे तैयारी करना है। ठीक है, मेरे से अगर पूछे कि सर स्पीच में, कंपेयरिंग में और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में क्या लिखना है, तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखना है। सबसे आसान रहता, कोई भी एक टॉपिक दिया हुआ रहता, उसके ऊपर लिखो जो भी तुमको मालूम है। जैसे मुझे टॉपिक दे दिया एक एजुकेशन, लिखो इसके ऊपर, तो मैं लिख दूंगा 20, 30, 40 लाइन्स। तुमको एक टॉपिक दिए मोबाइल्स, तो तुम लिख देंगे 40, 50 लाइन्स। एक टॉपिक एक क्लासरूम है या फिर कोई भी चीज़ है, इंग्लिश है, उसके ऊपर। असल में क्या किया एग्जामिनर्स लोगों ने, हमारे पास में क्वेश्चन रहता था इसे राइटिंग, निबंध लेखन जिसे कहते हैं, है ना, मजमून नवेसी, तो उसको थोड़ा घुमा कर दे दिया एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। इसे राइटिंग में क्या करते थे हम लोग, एक टाइटल रहता था हमारा स्कूल, उसके ऊपर लिख देते थे हम लोग जिप 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 जिप, बराबर है। उसी चीज का इन्होंने नाम बदल करके लाए। क्या नाम बदल के लाए कि भाई एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, वही ऊपर टाइटल देना है आपको, उसके ऊपर 10-12 लाइन्स लिखनी है, इंट्रोडक्शन है, कंटेंट है और कंक्लूजन है, 3-4 पैराग्राफ्स बनाने हैं। खाली ये नाम बच्चों को मालूम नहीं रहता एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो बोलते अरे यार वही है, इसे राइटिंग है वो, खाली आपको क्या करना है, लिखना है, उसके ऊपर अपनी राय देना है। और एक बात याद रखो, ये सोचकर एग्जाम्स में डरना नहीं कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। ग्रामर उसी आंसर में चेक होता जो ग्रामर के लिए क्वेश्चन है। आप रिपोर्ट लिखोगे तो ग्रामर चेक नहीं होगा, ईमेल में ग्रामर चेक नहीं होगा, इंटरव्यू में ग्रामर चेक नहीं होगा। खास तौर से एग्जामिनर्स लोग ग्रामर वाले क्वेश्चन में ग्रामर देखते हैं। समझ में आए? बाकी क्वेश्चंस में वो लोग तुम्हारा ग्रामर नहीं देखने वाले। उसके बाद का टॉपिक है रिव्यू, ब्लॉग और अपील। किसी चीज पर रिव्यू लिखना है। रिव्यू तो हम लोगों को मालूम है, स्मार्टफोन हमारे पास में है, अमेजन से कुछ मंगाए हमने, घर के लिए ओवन मंगा लिए तुमने, ठीक है, ओवन अच्छा निकल गया, तुम रिव्यू लिखते कि भैया ये बहुत अच्छी चीज है और 5 में से 4 स्टार देता मैं उसको, तो ये रिव्यू है, तुम्हारी राय है।
तो एग्जाम्स में दो चीज़ों पर रिव्यू लिखने के लिए बोला जाता है, एक तो किसी किताब पर या किसी मूवी पर। तो मूवी का तो मसला ही नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारी देख रखे हैं हम लोगों ने। अब मूवी पर जो रिव्यू लिखते हैं हम, तो उसमें क्या लिखते हैं, खाली स्टोरी नहीं लिख देना है वहां पर, मूवी का जो रिव्यू लिखते हैं हम लोग। अब मान लो तुम लोग लिख रहे हैं KGF पर, ठीक है, देखे सबने, रॉकिंग स्टार यश, बराबर है, ये 4 मार्क्स फ्री के, हम लोगों ने पिक्चर देख रखे हैं, नहीं भी पिक्चर देखे तो तुम लोग उसका रिव्यू लिख सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला रहता, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिव्यू लिखो बोले तो कहानी बोल देते हो पिक्चर की, ऐसा होता वैसा होता, कहानी नहीं बोलना है, उसका एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से बोलना है। मूवी रिव्यू ऐसे लिखना है, सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे KGF चैप्टर 1, उसके बाद ईयर ऑफ रिलीज लिखोगे, 2018 में ये रिलीज हुई थी। उसके बाद डायरेक्टर लिखोगे प्रशांत नील, प्रोड्यूसर विजय किरागंदू, स्टारिंग यश है इसके अंदर, और जो भी श्रीनिधि शेट्टी है, जो भी है। रन टाइम कितने मिनट की ये मूवी है, इसमें म्यूजिक किसने दिया है, थोड़ी सी स्टोरी लिखना है, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, इसे क्या अवार्ड्स मिले हैं, 6, 7, 8 चीजें रहती। जनरली इंटरनेट पर 2 चीजें मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे फॉर्मेट में लिखे तो चलेगा क्या पैराग्राफ में लिखना है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर से नहीं, ये नहीं बोले कि फॉर्मेट में लिखो या पैराग्राफ में लिखो, उन्होंने क्या बोले हैं, उन्होंने बोले हैं 100 वर्ड्स के आसपास। क्या बोले उन्होंने, 100। तो तुम अगर ऐसा भी लिखते और 100 वर्ड्स हो गए तो चलेगा, और अगर तुम पैराग्राफ बना के भी लिखते, जैसे एक दूसरी मूवी पर लिखा मैंने तारे जमीन पर, वो शायद पैराग्राफ है, तो वो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम पैराग्राफ में लिखो या तुम ऐसे फॉर्मेट में लिखो, इंपॉर्टेंट ये बात है कि एग्जामिनर्स तुमको बोल रहे हैं 100 वर्ड्स होने चाहिए, कितने, 100। तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक बार बोलता हूँ, KGF अच्छी मूवी थी, तुमको पसंद आई, एंजॉय किए तुमने, तो इस पर 200 वर्ड्स मत लिख देना। क्यों नहीं लिखना, एक तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, एग्जामिनर से ऐसा नहीं करेंगे तुमको 8 मार्क्स दे दिए, दूसरे तुम्हारा टाइम चले जाएगा उसके अंदर, बराबर है। और एग्जामिनर्स को जो तुम एक्स्ट्रा के 100 वर्ड्स दे रहे, वह तुम्हारी गलतियां निकालेंगे वो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक। तो जब मूवी का तुम लोग रिव्यू लिखो तो सिर्फ कहानी मत लिख देना उसके अंदर के रॉकी आया था, फिर उसने लोगों को मारा और हीरोइन के साथ गाना गाया, ठीक है। उसके साथ जो एडिशनल डिटेल है, कितनी देर वो मूवी चलती है, उसका प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, मूवी का टाइटल क्या है, उसका ईयर ऑफ रिलीज क्या है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है, IMDb रेटिंग क्या है, उसका मैसेज क्या है और आपकी राय क्या है। 9 चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता ना, तो उसमें 4 चीजें रहती, उसमें से 4 भी लिख दिए तुमने तो काफी है, ठीक है। जैसे फिर एक बार मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पर एक मूवी का रिव्यू लिखा KGF, तो इसमें मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखा, इतनी तुम नहीं भी लिखते हो। तो क्वेश्चन क्या रहता है, ये 4 पॉइंट्स पर लिखो, इसमें से 4 पॉइंट्स भी तुमको याद आ गए एग्जाम्स में और तुमने लिख दिए तो बस है, सिर्फ आंसर शीट को खाली मत छोड़ना, ठीक है। और ऐसे जरूरी नहीं है KGF पर लिखो, ज्यादातर बच्चों ने देखे इसलिए बताया मैंने, जो मूवी तुमने आज तक देखे होंगे उसके ऊपर अपना रिव्यू लिख देना। हाँ, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया कि किताब पर लिखो, तो ऐसी कोई किताब है जिसको तुमने पढ़े आज तक पिछले 18 साल में, पढ़ना चाहिए। हमारी सिलेबस की किताब के अलावा ऐसी कोई किताब हमेशा हमारे पास होनी चाहिए जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, तुम लोगों ने भी पढ़ना चाहिए। तो एक किताब पर तुम लोग रिव्यू लिख सकते हैं, वो किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। जो लोग इंटरनेट पर हैं तो वो पहचानते होंगे इस किताब को अच्छे से। दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब है ये, किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो किताब पर भी आप अपनी राय लिख सकते हैं। आप किताब में आप हीरो का हीरोइन का नहीं लिख सकते, तो किताब पर जब आप लोग रिव्यू लिखो तो आप लोग लिखोगे किताब का नाम क्या है, रिच डैड पुअर डैड, ऑथर्स कौन है इसके, तो शायद कोई जापानीज है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये किताब कब छपी थी, लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, पब्लिशर कौन है, कितने ने छापा था, किस बारे में ये किताब, इसकी खासियत क्या है, इसका मैसेज क्या है, आपकी राय क्या है, ये सरासरी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। उर्दू के अंदर अगर कोई किताब है जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो उस पर अपना रिव्यू लिख देना, ठीक है। और अगर रिव्यू लिखने के लिए कोई भी किताब ना मिले तो फिर चैनल पर ये वीडियो है, एक बार इसको देख लेना, 3-3.5 मिनट की वीडियो होंगी ये, मगर तुम्हारे जहन में आ जाएगा कि किताब के रिव्यू में क्या लिखते हैं। किताब का नाम लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं, किस साल वो छापी गई थी, किस जुबान में छापी गई थी, उसकी थीम, उसकी स्पेशलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। जब ये लिख लो तुम तो राइटिंग स्किल्स के 16 मार्क तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे।
अब उसके बाद का जो सेक्शन है नॉवेल का, जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने तुम लोगों को बोला था ये मुश्किल है, हार्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पर तुमको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता क्योंकि ये आसान है बोलकर। तो एक नॉवेल है तुम्हारा, वो शेरलॉक होम्स वाले नॉवेल का नाम क्या है? द साइन ऑफ फोर नॉवेल है। वो नॉवेल ही काफ़ी मोटा है। अब उसको कब पढ़ेंगे हम लोग? पूरा सिलेबस में दिया हुआ नहीं है वो, लेकिन उसका कुछ पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसे लिखा है एक बरतानवी आदमी ने, ब्रिटिशर ने। लिखा कब है? आज से कई साल पहले। तो हम लोग वो इंग्लिश नहीं समझ सकते, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉवेल बहुत ईजी है और इसको लिखो, लेकिन एक ऑप्शन है, उस नॉवेल को नवनीत की गाइड में जो बताया हुआ है तो वो काफ़ी आसान तरीके से बताया हुआ है। तो नवनीत की गाइड अगर तुम्हारे पास है तो उसमें से उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। गाइड महंगी है, वो मेरे ख्याल से 250 रुपये के आसपास है। अगर गाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम सब बच्चों के पास नहीं होंगी, तो क्या करना, कल रात में लेट नाइट मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें नॉवेल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। उसको डाला मैंने और कुछ 700-800 बच्चों ने उस टाइम में देख लिया उसको रात में, तो वो देख लेना। उसमें कोर कंटेंट है। कोर कंटेंट कहते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ को, ठीक है। मान लो आपकी किताब में नॉवेल ये चैप्टर दिया हुआ है 12 पेज का, तुम 12 पेज कब पढ़ेंगे और उसमें से तुमको याद कितना रहेगा? तो जो उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं तो मैंने उसकी वीडियो बनाकर डाला हुआ है, तुम वो लोग देख सकते। कुछ मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चंस थे, जो 25 सबसे ज़रूरी चीज़ें मुझे लगी तो मैंने उसको छान कर अलग किया और वो 25 चीज़ें मैंने वीडियो की शक्ल में डाला। अगर तुम लोग देख ले तो तुमको मदद मिल जाएगी। नॉवेल पे क्वेश्चन कैसा आता है? जनरली एक जुमला लिखा होता है और उसमें खाली जगह होती है और नीचे 2 ऑप्शन रहती, सॉरी 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और कोई एक आपको वहाँ लिखना रहता। तो थोड़ा सा ये हिसाब से नॉवेल पे ध्यान देके कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद की जो चीज़ है वो है कंटेंट पर। फिर आते हैं टेक्स्ट बुक पर हम लोग। आपकी जो किताब है उसके 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से? 4। सबसे मुश्किल वाला लास्ट का पार्ट है सेक्शन नंबर 4। उसमें आपको 4 चीज़ें दी हुई है। जैसे लेसन वाले सेक्शन में 8 लेसन दिए हुए हैं, पोइट्री वाले सेक्शन में 8 पोइम्स हैं, ठीक है। तो नॉवेल ये लास्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर आपको 4 चीज़ें दी हुई है। एक द साइन ऑफ 4 है, ठीक है। एक टू सर्व विथ लव है, एक हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है और एक लास्ट वाला होगा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो चारों चीज़ें डिटेल्ड है, थोड़ी सी बड़ी है। तो क्या करना, कहीं से अगर इसकी समरी पढ़ने मिल गई आप लोगों को तो उसकी समरी देख लेना, क्योंकि मैं 4 में से एक ही चीज़ पर वीडियो बना पाया, बाकी 3 चीज़ों पर वीडियो बनाना मेरे से हुआ नहीं। घर पे मैं जाऊंगा, ये वाली जो वीडियो है उसको एडिट करके डालूंगा ताकि दूसरे बच्चे उसको देख सके, और अगर टाइम रहा तो बाकी 3 चीज़ों पर वीडियो बना के डालूंगा। और अगर मैं नहीं डाला तो आपने क्या करना, किसी गाइड में से इनकी कोर कंटेंट पढ़ लेना, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। फिर एक बार बोलता, यूनिट नंबर 4 पूरा पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और अगर तुम पढ़ भी लिए जिद से 8-10 घंटे बैठ के तो वो समझने वाला है नहीं। तो उसकी समरी पढ़ लेना। एक एग्जाम्पल देता मैं कि तुम्हारे पास में राइस है, ठीक है। राइस मतलब कोर कंटेंट, चावल, ठीक है। सिर्फ तुमको ये पता होना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। इसका जीरा राइस बनाना है, इसके स्वीट राइस बनाना है, इसकी वेज बिरयानी बनाना है, इसका प्लेन राइस बनाना है। तो वो राइस का काम कौन करेगा? वो समरी करेगी। एक बार तुमको मालूम होगा कहानी में क्या होता है। शेरलॉक होम्स आता, वो लड़की आती है, डॉक्टर वैटसन है, ये लोग यहाँ जाते हैं। एक बार कहानी मालूम पड़ गई तो थोड़ा सा तुम उसको चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे चावल का जीरा बना दिए या प्लेन बना दिए या स्वीट बना दिए। कहानी मालूम है तुमको और नोट लिखने आ गया है कि मैरी मॉटसन कौन थी, लिखो। तो तुम कुछ तो लिखेंगे कि भाई एक लड़की थी, दिखने में ऐसी थी वैसी थी, डॉक्टर वैटसन था, उन दोनों का जो कुछ भी केमिस्ट्री थी। तो ज़रूरी है प्लेन राइस। अब तुम्हारे पास राइस ही नहीं है और मेहमान आ गए, तुमको स्वीट बनाना है, उसको बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों की समरी पढ़ लो तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रहेगी और उसको सिर्फ तुमको क्या करना रहेगा, थोड़ा सा उसको शेप देना रहेगा, उसको ढालना रहेगा। तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, और अगर टाइम रहा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर तुम पिछले क्वेश्चन पेपर चेक करो तो, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आखिरी के सेक्शन में। उसमें एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो कैरेक्टर पर नोट लिखने का रहता। किस पर नोट लिखने का रहता? हाँ, तो ये याद से करना। याद रखो, कैरेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक मेजर होते हैं बड़े वाले कैरेक्टर और एक माइनर होते हैं छोटे वाले कैरेक्टर। आज तक भी बोर्ड ने माइनर कैरेक्टर पे नोट लिखने के लिए नहीं बोला।
कहानी का जो सबसे ज़रूरी कैरेक्टर रहता है उस पर नोट लिखने के लिए आएगा। जैसे टू सर्व विथ लव है तो सीधे जो सर है उन पर नोट लिखने के लिए रहेगा। अगर तुम लोग पढ़ रहे द साइन ऑफ फोर तो डॉक्टर वैटसन हो सकता, होम्स हो सकता, या फिर वो लड़की हो सकती मैरी। तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उन पर नोट्स लिखने के लिए आएगा। अगर ये नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कहानी की थीम क्या है। क्या आएगा? थीम। अगर वो भी नहीं आया तो प्लॉट इस पर आएगा। ऐसा मत करना घर को जाके नवनीत की गाइड खोले और उसमें दिए हुए 30 क्वेश्चंस तो उसको वापस बंद करके रख दिए कि भैया ये मुझसे ना हो पाएगा। कौन से 3 क्वेश्चंस? कैरेक्टर पर नोट, दूसरा वाला है प्लॉट और तीसरा वाला है थीम। ये चीजें याद से आखिरी के सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ना है, इनको कवर करना है। फिर एक बार बोलता हूँ, मेरी जो वीडियो है 10 घंटे की, अगर तुमको टाइम बांटना है तो वहां पर देखो तुम किस तरह से तुम बांट के इंग्लिश का पेपर कवर कर सकते। 6 पेपर से 8 सवालों के कितने पेपर हैं? 6। इंग्लिश अगर तुमने निकाल लिए तो सब निकाल लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सब्जेक्ट इंग्लिश से कम है, या मैं इंग्लिश को अच्छा इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इंग्लिश का टीचर है, ठीक है। मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश क्या है, हम सबको मालूम है इंग्लिश क्या है। तुम्हारे बोर्ड्स पास करने में सबसे बड़ी रुकावट इंग्लिश है। मुझे मालूम है तुम लोग उर्दू निकाल लेंगे, अरबिक निकाल लेंगे, हिस्ट्री निकाल लेंगे, जो भी है। और दूसरी दिक्कत, ये सबसे पहला पेपर है, चांसेस है कि कोई बोर्ड की गाड़ी या फिर कोई स्क्वाड या कोई टीम इसमें आ जाएंगी। एक चीज जो तुमको स्पेशली बोलना है कि फ्रंट शीट को फिलअप करना, ठीक है। एग्जाम्स में तुम जाके बैठ गए, तुमको एक क्वेश्चन पेपर मिल गया, एक आंसर पेपर मिल गया। अब बच्चे आंसर पेपर को देखते हैं, उसको भरना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल रहता है। एक तो तुमको आंसर शीट भर के 2 साल हो गए, तुमने पिछली बार कब भरे थे? 10वीं में भरे थे। 10वीं के भी तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए थे, तो तुमको मालूम नहीं कैसे भरना है। तो मेरी वीडियो है, उसको देख करके तुम आंसर शीट को भर सकते। सीट नंबर इन वर्ड्स लिखना रहता, सीट नंबर इन फिगर्स लिखना रहता, तुम्हारी साइन रहती, इन्विजिलेटर की साइन रहती। बच्चे गड़बड़ में इन्विजिलेटर की जगह अपनी साइन कर देते। होलोक्राफ्ट की जगह होलोक्राफ्ट लगाना है, बारकोड की जगह बारकोड लगाना है, लैंग्वेज की जगह लैंग्वेज लिखना है, डेट की जगह डेट लिखना है। होलोक्राफ्ट उल्टा मत चिपका देना, उसको देखे तो उसके ऊपर सिंबल रहता है। यहाँ हम लोग रिलैक्स है, वहां गड़बड़ रहती, कोई बच्चे के हाथ में से पेन गिरता, कोई लड़का गिर जाता, कोई कुछ होता है। तो घबराहट में आंसर शीट पे गलती मत कर देना, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ, आंसर शीट्स कलेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो 30 बच्चे हॉल में थे, तो आंसर शीट्स आई 31 लोग परेशान हो गए एक एक्स्ट्रा कैसे। जब देखे तो वो एक बच्ची का सप्लीमेंट था। अब वो अल्लाह की बंदी ने उसको बांधी नहीं थी। तुम बोलो लिख करके कोई मतलब आएगा? तुमने 2 सप्लीमेंट लिखे लेकिन तुमने बांधे नहीं उसको सही तरीके से। एग्जामिनर समझो, ये सॉरी इन्विजिलेटर कोई है, उसने वो उठा के किसी और आंसर शीट के साथ रख दिया, उसको मार्क्स मिल गए, तुम रह गए ना। जो सप्लीमेंट्स तुम लोग लेंगे, सबसे पहला काम ये करना कि इसमें होल्ड करना आंसर शीट में, और सप्लीमेंट्स को उसके साथ टाई अप करना है, बांधना है। ये तो मेहनत करेंगे तुम लोग और मार्क्स मिलेंगे किसी और को। एक दूसरी चीज ये है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 100 वर्ड्स में जब आंसर लिखने के लिए बोला जाए, कितने वर्ड्स में? तो 100 में ही लिखो। अगर तुम ओवर स्मार्ट बनते, तुम बोलेंगे नहीं सर ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं इसके ऊपर 200 वर्ड्स लिखूंगा, तो उसका पहला नुकसान ये है कि तुम्हारे हाथ में से टाइम चले जाएगा। दूसरा नुकसान ये है, तुम एग्जामिनर को चैलेंज कर रहे हो वहां पे कि भैया ये 1 पेज की जगह 2 पेज निकालो, हमारी गलती निकालो, ग्रामर मिस्टेक निकालो, स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। एक आदमी यहाँ खड़े रह के 5 मिनट बोल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उससे गलती कम हो। लेकिन एक आदमी खड़े रह के 5 घंटे बोल रहा है, तो हो सकता है उसके मुंह से कुछ गलत निकले। तो आप जरूरत से ज्यादा लिखकर एग्जामिनर को दोगे तो वो खुश नहीं होने वाला, चाय नहीं पिलाएगा तुमको, बराबर है, या वो ज्यादा मार्क्स देगा। तुमको लगता है 4 मार्क के क्वेश्चन पे तुमने ज्यादा लिखे तो तुमको 8 मिल जाएंगे। तो जितना बोला जाए उतना ही करो, वहां पर ओवर स्मार्ट नहीं होना है। अगर 100 वर्ड्स का बोले तो 100 ही वर्ड्स में लिखना। वर्ड्स का क्या करेंगे? गिनेंगे। फिर क्या फॉर्मूला है बताया था मैंने क्लास में, लाइन गिनना, सीधा सीधा। अगर ये क्वेश्चन है कि 100 वर्ड्स में आंसर लिखो और आप एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखते, तो कितनी लाइन लिखोगे? 10 लाइन। अगर क्वेश्चन है कि 50 वर्ड्स में लिखो, तो कितनी लाइन लिखोगे? 5। अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखते तो, ठीक है। एक छोटा सा इशू ये है, असल में ये जो सवालात हैं इंटरनेट पे भी मेरे से पूछे हुए हैं, कुछ कमेंट्स में आते हैं, कुछ बच्चे जैसा फोन वोन करते हैं, तो मैंने लिख लिया था। इसमें से कुछ सवालात तुम्हारे भी जहन में होंगे। तो एक सवाल ये है कि सर अंडरलाइन करना है
और किस चीज को करना है। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि एग्जामिनर्स इसको खास तौर से देखे, उसको अंडरलाइन करो। ये पूरा पेज है, कितनी अंडरलाइन है इस पर? एक, क्योंकि ये टाइटल था, क्योंकि ये नाम था। और अंडरलाइन प्लेन नहीं किया मैंने। आप एक सीधी लाइन खींचते हो तो उसको प्लेन अंडरलाइन बोलते हो, लेकिन जब आप ऐसे पैटर्न बनाते हो तो उसे जिगजैग अंडरलाइन बोलते हो। ठीक है, दोनों में से कैसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 लाइन्स लिखी तो उसमें से 9 को अंडरलाइन कर देते। क्या कर रहे हो? जो तुमको लगता है सबसे जरूरी पार्ट है उसको अंडरलाइन किए तो चलेगा, नहीं तो खाली जो हेडिंग वगैरह है उसको अंडरलाइन कर देना। जरूरत से ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत है नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन ये रहता कट वाला कि सर कट कैसे लगाना है। गलती तो सबसे होती है एग्जाम्स में। अब मान लो एक क्वेश्चन है, उसका 5 लाइन्स में तुमने आंसर लिखे, लेकिन तुमको बाद में लगा कि ये कट हो गया। उसका तरीका ये है, एक क्रॉस लाइन खींच दो ऐसी, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि ये स्टूडेंट ने इस आंसर को कैंसिल किया है। बस एक क्रॉस लाइन, वो भी जिस पेन से तुमने लिखे उससे ज्यादा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको घसना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इतना पेन चलाते हैं उसके ऊपर, वो 25, 30, 40 लाइन्स। ये सब की जरूरत नहीं है। एक चीज रहती है, आंसर शीट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। वहां से देखो ये कैसे दिख रहा है, उल्टी आ रही ना, वोमिटिंग हो रही ना, ये कैसे दिख रहा है फर्क थोड़ा सा। तो कभी कभार व्हाट ये मैटर नहीं करता, हाउ ये मैटर करता है, कैसे। दोनों एक ही चीजें हैं लगभग, लेकिन हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहता हूं, एक वीडियो है मेरी, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर शीट। किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम्स में तुम लोग वो देख सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर तुमको मिल जाएंगी। किस तरह से अपने आप को एग्जाम्स में बताना है, आंसर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं, वो उसमें लिखा हुआ है। तो अगर कट लगाना है एग्जाम्स में तो ऐसी सिंपल सी आप लोगों ने क्रॉस लाइन खींचनी है, ज्यादा खिचड़ी मत बना देना वहां पर। अगली चीज है लोकेशन, आप क्या चीज कहां पर लिखते हो। ठीक है, फिर एग्जांपल देकर बताता हूं लेटर की। सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो, यहां लिख दिया आपने, एड्रेस पूरा सही है, फिर भी आपको मार्क नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी जगह गलत है। समझ रहे तुम लोग? तो क्या चीज लिख रहे ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहां पर लिख रहे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंडर्स एड्रेस की जगह ये है। तो एग्जाम्स में इस पर ध्यान देना। वर्चुअल मैसेज बना रहे तुम, यहाँ डिटेल लिख दिए तुमने राइट साइड में, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वर्चुअल मैसेज में डिटेल्स की जगह लेफ्ट साइड है, तो चीजों के फॉर्मेट को देखना कि किस चीज का क्या फॉर्मेट है। एंड में जब तुम्हारा आंसर शीट लिखना हो जाए तो एक बार आंसर शीट को अच्छे से देख लेना पूरी। ठीक है, शुरू से आखिरी तक, कहीं मेरा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया था। और स्टार्ट में हमने एक पेज पर रफ वर्क लिखे थे। ठीक है, तो वहां पर 1 या आधे मार्क का अगर कोई क्वेश्चन है और तुम्हारे पास टाइम है तो उसको करना, और टाइम नहीं है तो उसको छोड़ देना। अगर सप्लीमेंट्स तुमने लिए हैं तो उसको क्या करना, अच्छे से बांधना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सप्लीमेंट को किनारे पर बांधते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करते हो, थोड़ा सा धक्का देंगे और वो फट जाएगा। तो सप्लीमेंट को जो पंच करना होता है यहाँ पर करना है ना, क्योंकि इतना बड़ा फटना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल किनारे पे नहीं करना है, और जो डोरी बांधेंगे उसकी तो थोड़ी पक्की बांध लेना, उसको मजबूती से बांध लेना। एक बार क्वेश्चन पेपर में देख लेना सारे क्वेश्चंस आपने किए क्या, एक बार आंसर पेपर पर देख लेना। ऐसे भी मैंने देखा हूं कि क्वेश्चन पेपर पर बच्ची का टिक था पेंसिल से, और उसके आंसर पेपर पर देखे तो था ही नहीं आंसर। तो बोला अरे ये क्या चक्कर है, वो बोले सर मैं लिखने वाली थी उसको तो मैंने टिक कर दी थी, मगर बाद में वो रह गया। तो दोनों जगह देखना है, क्वेश्चन पेपर पर भी और आंसर पेपर पर भी, कि मैंने ये आंसर लिखा या फिर मैंने ये आंसर नहीं लिखा। एग्जाम्स में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर एक जगह रहती है, यहाँ पर है। असल में मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने चिट्ठी लगा दिया। यहाँ पर सीट नंबर लिखा हुआ रहता, क्यों रहता? सीट नंबर तो आपके आंसर शीट पर रहता है, क्वेश्चन पेपर में क्यों है? अगर 40 बच्चे हॉल में हैं और कोई बच्चा आपकी आंसर शीट ले लेता, आप क्या करेंगे? बोर्ड से जो क्वेश्चन पेपर आता है तो वो गिनकर आता है। अब अचानक में आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाके देना, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना सीट नंबर लिख देना। ठीक है, वो आपकी पहचान हो गई। अगर कोई भी उसको उठा के लेके जाता है, भगदड़ होती है क्लास में, तो आपको मालूम रहेगा कि ये आंसर शीट मेरी है। 2 कोरी आंसर शीट रही तो आप कभी नहीं बोल सकेंगे कि इसमें से तुम्हारी कौन सी वाली है। एक आध कम हो गई अगर, तो फिर कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर अपनी आंसर शीट का नंबर लिख देना। रिलैक्स जाना है पेपर के लिए, इत्मीनान से पेपर लिखना है। फिर बोलता हूँ, घबराने की, डरने की, परेशान होने की कहीं पर भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स पेपर लिखो, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। ठीक, सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स।
द बेस्ट ऑफ लक आपके इंग्लिश पेपर के लिए, आपके बाकी पेपर्स के लिए, आपके कंप्लीट एग्जामिनेशंस के लिए और आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, थैंक्स एंड बाय, टेक केयर।